हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी वाला। दिस इज सोनिया आहूजा और आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स क्लास 11th का चैप्टर 7 इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। लेकिन ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले दो छोटी सी बातें कर लेते हैं। सबसे पहले लास्ट लेक्चर में कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि मैम आप पॉवर्टी वाला चैप्टर क्यों नहीं पढ़ा रहे हो। तो गाइज वी आर फॉलोइंग द लेटेस्ट एनसीईआरटी बुक एंड उसमें 8 ही चैप्टर हैं, तो हम वही 8 चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं। तो शायद हो सकता है कि आप जो बुक फॉलो कर रहे हो हम जो बुक फॉलो कर रहे हैं उसमें डिस्क्रिपेंसी हो, तो प्लीज़ लुक अप इनटू द लेटेस्ट वर्जन ऑफ एनसीईआरटी एंड वी आर गोइंग टू बी फॉलोइंग दैट फॉर ऑल क्लासेस। उसके बाद चैप्टर 3 लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन जब हमने पढ़ा था तो उसमें कुछ सवाल आपने मुझसे पूछे थे, कुछ मैंने आपसे पूछे थे, तो पहले फटाफट उसका जवाब दे देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था कि व्हाट वाज द इन्वेजिव वीड दैट केम टू इंडिया अलोंग विद द व्हीट सप्लाई फ्रॉम अमेरिका ड्यूरिंग फेमाइन। जब इंडिया में फेमाइन हुआ था तो अमेरिका से एड आई थी, व्हीट आया था, व्हीट गेहूं, उसके साथ में एक वीड के प्लांट भी आ गया था जिसके कारण बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो उसका नाम क्या था? रिंकल यादव और गिरीश पांडे जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। उसको कैरेट ग्रास या फिर गाजर घास भी बोलते हैं। कई जगह पे उसे कांग्रेस बीट भी कहा जाता है और उसका बायोलॉजिकल नेम है पार्थेनियम। तो द रीज़न वाई वी डिस्कस दिस, क्यों मैंने इसके बारे में बात करी है, बिकॉज ये इंसिडेंट्स के कारण हमारे इंडिया की जो ग्रेन इंपोर्ट क्वालिटी के जो बैरियर है वो आज भी काफ़ी हाई है, स्पेशली बिकॉज ऑफ दिस। क्योंकि काफ़ी नुकसान होता है जब इन्वेजिव स्पीशीज़ आ जाती है किसी कंट्री में, और आज भी इसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है क्योंकि यूएस इज सेइंग कि हमारे यहाँ से नहीं आया था, हमारे भेजने से पहले से आपकी कंट्री में कैरेट ग्रास एग्जिस्ट करती थी। तो देन देर आर सम डिस्कशंस एंड इट इज़ समथिंग विच इज़ रिलेवेंट इवन टुडे, क्योंकि आज भी बायोडाइवर्सिटी हजार्ड्स को बचाने के लिए हम आज भी अपने इम्पोर्ट्स को बंद करके रखते हैं या क्वालिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस आज भी रखते हैं। और कई बार क्वालिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस के चक्कर में ही जो अमीर कंट्रीज होती है ना, वो अपने कंट्री को बंद करके रखती है। मतलब वो बोलती है कि अरे नहीं, हम तो फ्री रखते हैं अपनी कंट्री को, आप भी अपनी कंट्री को लिबरलाइज कीजिए, प्राइवेटाइज कीजिए और ग्लोबलाइज कीजिए, हम भी अपनी कंट्री को फ्री रखेंगे। तो याद है लास्ट इसी क्लास में हमने पढ़ा था कि भाई देयर वाज दिस जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वो बोलती थी कि ये हमारे मार्केट तो खुलवा देते हैं पर हम आज ये डेवलप कंट्रीज़ के मार्केट, यूएस के मार्केट एक्सेस नहीं कर पाते हैं। द रीज़न बीइंग कि कई बार डेवलप्ड कंट्रीज़ ना इस तरीके की क्वालिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस लगाती है कि आपका जो सामान है ना, आपका जो बना रहे हो आप, वो हमारी सोसाइटी की क्वालिटेटिव उसके हिसाब से सही नहीं है, इसलिए हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे इसको। और मतलब इसका बहाना करके भी वो अभी कभी कभी नहीं चाहते कि हमारा मार्केट, हम उनका मार्केट कैप्चर करें। तो फ्रॉम दिस कन्वर्जेशन इट इज़ नेसेसरी टू नो कि कौन सी इन्वेजिव वीड होती है, कौन सी कहाँ आ रही है, और इससे रिलेटेड कोई भी न्यूज़ हो, बिकॉज इट्स स्टिल समथिंग वी टॉक अबाउट। सेकेंड क्वेश्चन था कि भाई 1980 में इंडिया ने अपना डिफेंस बजट क्यों बढ़ाया था। ऑब्वियसली वी वर गोइंग थ्रू मल्टीपल चीज़। एक तो वॉर्स हो रही थी, दूसरा हम लोग नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे थे, तो फॉर मल्टीपल रीजंस। बट जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे ना तब वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल कि एग्जैक्टली क्या हुआ था ये। उसके अलावा मुझे नाम नहीं पता चला इस स्टूडेंट का, पर उन्होंने सवाल बहुत अच्छा पूछा है कि इज़ इक्वालिटी एंड इक्विटी सेम। तो थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं क्या होता है इक्वालिटी और इक्विटी। बहुत अच्छा सवाल है ये, पॉलिटी के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली या जनरली ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। देखो सबसे पहला डिफरेंस तो ये है कि जैसे मान लो कोई मदर है, ठीक है, उनके 3 बच्चे हैं, है ना, 3 किड्स, A B C, ठीक है। अब इन के हम जेंडर वगैरह में नहीं जा रहे, एज पे नहीं जा रहे, ठीक है। मान लो इनके 3 बच्चे हैं। अब फ्रॉम अ मदर्स पॉइंट ऑफ व्यू, एक माँ तो अपने तीनों बच्चों को सब कुछ प्रोवाइड करने की कोशिश करेगी एट द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटीज, राइट। एक पेरेंट्स तो यही चाहते हैं ना कि वो अपने सारे बच्चों को सब कुछ दे। तो मदर एंड फादर बोथ व्हाट विल दे डू, दे विल गिव, वो कोशिश करेंगे तीनों A B और C को खाना मिले, रोज उनको कपड़े पहनने के लिए मिले, तीनों का स्कूल में एडमिशन हो, उनकी जो भी इमोशनल नीड्स है वो पूरी करे। ये हर चीज़ मदर और फादर दोनों करने की कोशिश करेंगे, तो दिस इज इक्वालिटी, ठीक है, कि इक्वल अपॉर्चुनिटी
एंड रिसोर्सेस, कि भाई बच्चों को तीनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी और रिसोर्सेस प्रोवाइड करे हैं फैमिली ने, तीनों को सेम चीजें दी गई है। अब उसके बाद वो उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं दैट्स देयर इश्यूज, बट माँ बाप तो अपने बच्चों को सेम इक्वालिटी प्रोवाइड करते हैं। अब यही ले लो, मान लो ये तीनों बच्चे बड़े हो गए और मदर ने नोटिस करा कि भाई ए जो है वो पढ़ने में तो बहुत अच्छा है, वेरी वेरी स्मार्ट है और बहुत जल्दी जल्दी अपना काम खत्म कर देता है और उसको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो अपना होमवर्क करके खुद ही खेलने चले जाता है, खुद ही सो जाता है आके। बी है, बी ओनली वर्क्स जब मम्मी जब उसको पुश करती है तभी वो काम करता है, तो ही नीड्स अ लिटिल बिट ऑफ एफर्ट्स, है ना। और सी मान लो, सी एकदम किसी कारण से हो सकता है, जैसे कुछ भी, जैसे मेरा एग्जांपल ले सकते हैं कि मैं जब फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी तो मेरा हाथ टूट गया था, तो आई हैड टू स्किप दैट ईयर बिकॉज ऑफ इट, क्योंकि मैं लिख नहीं पा रही थी। दैट वाज द टाइम व्हेन आई वाज जस्ट लर्निंग हाउ टू राइट। तो जैसे हो सकता है कि सी के साथ कुछ हो गया ऐसा कि उसको बहुत ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। हो सकता है कि ही हैड सम कॉम्प्लिकेशंस व्हाइल ही वाज बोर्न, हो सकता है कि वो नेचुरली थोड़ा कमज़ोर है पढ़ाई में, हो सकता है वो बिल्कुल पसंद नहीं करता है पढ़ना। तो अब यहाँ पे द मदर विल नॉट पे इक्वल अटेंशन। अब मदर ये थोड़ा ना बोलेगी कि मैं 1 घंटा ए को पढ़ाऊंगी, 1 घंटा बी को पढ़ाऊंगी, 1 घंटा सी को पढ़ाऊंगी, क्योंकि तीनों बच्चे मेरे लिए बराबर है तो मैं तीनों को बराबर टाइम दूंगी। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ए डजंट नीड दिस, ए अपना काम खुद ही कर रहा है तो उसको मम्मी के सुपरविजन की जरूरत नहीं है। वहीं बी को बहुत जरूरत है सुपरविजन की, है ना, और सी को होता है और ज्यादा जरूरत है। तो इफ मदर हैज 3 hours, व्हाट शी विल डू, शी विल नॉट गिव एनी hour टू दिस पर्सन, this student, because he is already doing well. she might give 1 hour to this B child, क्योंकि उसको थोड़े फर्क की जरूरत है, और C क्योंकि बहुत ज़्यादा पीछे है इसलिए उसको 2 घंटा देगी। तो वहीं जहाँ इक्वालिटी में द पेरेंट्स वर प्रोवाइडिंग एवरीथिंग इक्वली, इक्विटी क्या बोलता है कि लोगों के सर्कमस्टेंसेस अलग होते हैं, लोगों की लाइफ अलग होती है, प्रॉब्लम्स अलग होती है, तो उनको जो नीड है, उनकी जो नीड है उसके हिसाब से उन्हें कुछ दिया जाए, जो भी रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाए, ताकि वो जो है सेम आउटपुट में, ठीक है। क्योंकि मम्मी तो चाहती है ना कि तीनों ही बच्चे पढ़ाई करें, राइट, पर उसके लिए जरूरी है कि तीनों बच्चे एक्सेल करें लाइफ में, पढ़ाई करें। इट इज इंपॉर्टेंट शी पेज मोर अटेंशन टू सी एंड बी देन ए, राइट। सो दैट्स व्हाट शी, सो यहाँ पे इक्वल चीज नहीं दी जा रही है, बट इस तरीके से चीज दी जा रही है कि आउटकम जो है वो इक्वल हो, है ना। तो इसका एक और एग्जांपल होता है, जैसे गवर्नमेंट हमारी इंडिया की बोलती है कि 14 साल से छोटे बच्चों को, ठीक है, चाहे वो किसी भी रीजन के हो, कास्ट के हो, क्लास के हो, जेंडर के हो, उन्हें फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, राइट। बट देन देर आर स्टूडेंट्स फ्रॉम पर्टिकुलर स्टूडेंट जिन पे ज़्यादा अटेंशन गवर्नमेंट देती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑर्फन्स, राइट, क्योंकि उनके माँ बाप नहीं है उनका ध्यान रखने के लिए। या फिर जब भी, जैसे एक एग्जाम्पल इसका हो सकता है, ऑल्दो छोटी क्लासेस में रिजर्वेशन होता नहीं, बट आगे जाके जैसे कॉलेज वगैरह में रिजर्वेशन होता है। व्हाट इज दैट, रिजर्वेशन क्यों दिया जाता है? इसीलिए दिया जाता है क्योंकि ये अजम्पशन है कि जो बच्चे हैं जो इस पर्टिकुलर कास्ट या क्लास से बिलोंग करते हैं, दे हैव हैड अ वर्स्ट लाइफ देन कंपेयर टू द अदर कास्ट, तो उन्हें पुश देने के लिए, ताकि दोनों का आउटकम इक्वल हो, इसलिए एक ग्रुप ऑफ पीपल को रिजर्वेशन दिया जाता है। तो सिमिलरली दिस इज द डिफरेंस बिटवीन, अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी होती है पर आउटपुट के लिए इक्विटी होती है। तो दिस इज द मेन डिफरेंस। उसके अलावा अभिषेक पटेल ने सवाल पूछा है कि मैम वो अगर गवर्नमेंट कम प्राइस में प्रोडक्ट सिटीजन को बेच रही है, तो गवर्नमेंट कम प्राइसेस में फार्मर्स से भी तो खरीद रही होगी। तो आई एम अज्यूमिंग दिस इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू MSP, बट इफ इट्स नॉट यू कैन आस्क अगेन, प्लीज़ आप मुझसे फिर से मैसेज कर दीजिएगा इस क्लास में अगर मैं आपका सवाल गलत समझूँ तो। पर जहाँ तक मुझे समझ में आया, द पर्सन इज ट्राइंग टू आस्क कि भाई अगर गवर्नमेंट MSP मिनिमम सेलिंग प्राइस पे फार्मर से खरीदती है अनाज, ग्रेन, है ना, गवर्नमेंट, और फिर नीचे PDS सिस्टम से वही फिर वो सेल करती है टू पीपल अंडर पॉवर्टी लाइन, है ना, जिनको ज़रूरत है, तो वो पूछने की कोशिश करे कि अगर गवर्नमेंट सिटीजन को कम प्राइसेस पे बेच रही है तो वो फार्मर्स से भी तो कम प्राइसेस में खरीद रही है ना। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड MSP इज नॉट बेस्ड ऑन मिनिमम प्राइस एज इन की कम प्राइस। MSP देने का गवर्नमेंट का रीज़न क्या है? क्योंकि रीज़न ना, जो गवर्नमेंट होती है ना, वो फार्मर्स को सब्सिडी देती है,
ताकि वो उनको बोल सके कि एक काम करो, हम अगर आप ये पर्टिकुलर चीज उगाओगे ना तो हम आपको सब्सिडी देंगे, है ना, आपको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, या आपको बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा, या व्हाटएवर। तो अब गवर्नमेंट सब्सिडी सबको देती है ना। जस्ट 1 सेकेंड। मान लो हरियाणा सरकार ने बोला कि जो भी इस साल टमाटर उगाएगा उसको सरकार की तरफ से उसकी बिजली का और पानी का बिल माफ, ठीक है। तो क्या होगा, सब लोग टमाटर उगाने लगेंगे। अब इकोनॉमी में क्या होता है, इकोनॉमी का सिस्टम ऐसा होता है कि अगर डिमांड उतनी ही है, जितने लोग हैं उतनी ही डिमांड होगी, राइट, और सप्लाई एकदम से बढ़ जाए क्योंकि सारे लोगों ने टमाटर उगाना चालू कर दिया, बिकॉज गवर्नमेंट ने बोला हम माफ कर देंगे टमाटर उगाओ, सप्लाई बढ़ गया लेकिन डिमांड उतनी है तो प्राइस गिर जाता है। अगर सरकार आपको बोल रही है कि भाई आप टमाटर उगाओ और हम आपको सब्सिडी देंगे, तो फार्मर सरकार की क्यों सुनेगा, क्योंकि फार्मर पागल थोड़ी ना, उसको तो पता है ना कि अगर हम सब टमाटर उगाने लग जाएंगे तो टमाटर का प्राइस गिर जाएगा, तो फिर हमारा तो नुकसान हो जाएगा। उस चीज से उस चीज से अश्योर करने के लिए गवर्नमेंट एमएसपी निकालती है कि आप अश्योर रहिए कि आपको हम अगर सब्सिडी दे रहे हैं तो ये मिनिमम सेलिंग प्राइस है, इस पे हम आपका उगाया हुआ ग्रेन खरीद लेंगे। तो उससे क्या होता है, फार्मर्स को एक अश्योरेंस मिलता है कि अगर किसी कारण से मार्केट प्राइस गिर भी जाता है तो भी गवर्नमेंट हमसे ये खरीद लेगी। फिर गवर्नमेंट इस एमएसपी से खरीदे हुए अनाज को पीडीएस सिस्टम के थ्रू पॉवर्टी स्ट्रिकन लोगों को बेचती है बहुत कम प्राइस पे। ये सब गवर्नमेंट क्यों करती है, ये उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट प्रॉफिट कमाने की कोशिश नहीं कर रही है, गवर्नमेंट इज मेकिंग श्योर कि फार्मर्स का भी नुकसान ना हो और गरीबों को खाना भी मिल जाए। तो एम तो कभी भी गवर्नमेंट का पैसा कमाना नहीं था, तो कभी कभी गवर्नमेंट को नुकसान भी होता है, एमएसपी बहुत हाई होता है और वो जितने में बेच रही है वो बहुत कम होता है। हो सकता है किसी सिचुएशन में प्रॉफिट भी हो जाए, बट मोस्टली प्रॉफिट हो भी रहा है तो कोई मतलब नहीं है ना। गवर्नमेंट को हमेशा इसमें यूजुअली नुकसान ही होता है, और वो नुकसान इसलिए होता है क्योंकि ये सोशल कॉज के कारण कर रही है, नॉट टू अर्न मनी। तो दिस इज ओके। अगर ये सवाल अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली समझ नहीं आया कि आप क्या पूछने की कोशिश कर रहे थे, तो अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करिए इस वीडियो के नीचे, मैं नेक्स्ट क्लास में भी इसको आंसर कर सकती हूँ। एक और सवाल आया है अश्मिका जी का, उसके अलावा एक और स्टूडेंट ने भी पूछा था, पर अगेन मुझे नाम क्लियर नहीं था कि भाई आप लोगों को प्रॉब्लम होती है समझने में कि हाउ डज मनी चेंज वैल्यू, कि फ्लोटिंग वैल्यू क्या होती है, हाउ इज ₹1 इक्वल टू $1 is equal to 83 rupees, and how can a government willingly change the amount of value of, गवर्नमेंट डी वैल्यू कैसे करती है रुपी को। तो डाउट्स थे बहुत सारे लोगों को, इस चीज़ को लगा कि मैम ये क्लियर नहीं हो रहा है, आप ठीक से एक बार समझाइए। तो देखो, दिस इज अ बिट ऑफ अ डिफिकल्ट टॉपिक, और अगर हम अभी इसको नहीं समझा सकते थे बिकॉज वी हैव टू स्टार्ट अनदर चैप्टर, बट यू वेट फॉर 2 weeks एंड नेक्स्ट वीक वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 12, और चैप्टर 12 के मैक्रो का 2nd and 3rd चैप्टर है नेशनल इनकम अकाउंटिंग एंड मनी एंड बैंकिंग। उन दोनों चैप्टर के बाद आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मनी की वैल्यू कहाँ से आती है, कैसे वो फ्लक्चुएट होती है, एंड कैसे एक कंट्री अपने आप अपनी करेंसी को डीवैल्यू कर सकती है। तो जो पेगिंग है जिसको बोलते हैं, वो सब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा जब 12th क्लास के मैक्रो में हम चैप्टर 2 और 3 पढ़ेंगे। तो इट विल टेक, ये ऑलमोस्ट 7th चैप्टर चल रहा है अभी, दिस 8th चैप्टर लेफ्ट फॉर क्लास 11th, उसके बाद हम PYQ करेंगे एंड उसके बाद हम 12th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो विद इन 2 weeks दैट क्लास विल कम, एंड आई एम श्योर उसमें आपको ये सब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसमें हम और डेप्थ में जाके पढ़ेंगे अबाउट दिस पर्टिकुलर, ठीक है। मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा सवाल नहीं आ रहे हैं आप लोगों के, सो आई एम अज्यूमिंग इट्स बिकॉज यू आर टेकिंग योर टाइम रीडिंग दिस। अगर आपके पास कोई सवाल है किसी पुराने चैप्टर का, तो भी वो आप मुझे प्रेजेंट चैप्टर में पूछ सकते हैं। इट्स ओके, आपको ज़रूरी नहीं है कि 1-2 चैप्टर पीछे का ही पूछना हो।
अगर 9th क्लास के किसी चैप्टर के बारे में भी पूछना चाहते हैं तो भी पूछ सकते हैं. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर देम इन नेक्स्ट क्लास, बिकॉज आई एम सीइंग कि स्लोली क्वेश्चंस आ रहे हैं काफ़ी टाइम में. So don't worry about it. Any question from any topic of economics you can ask at any video. No issues. तो अब थोड़ा सा हम इन्वायरमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं. इन्वायरमेंट शब्द का मतलब होता है हमारे आसपास जो चीज़ है, जो हमें सराउंड करती है, जो हमें अफेक्ट करती है, उसे हम इन्वायरमेंट बोलते हैं. अब ये शब्द है ना, ये पर्टिकुलरली इकोनॉमिक्स का शब्द नहीं है. इन्वायरमेंट कैन मीन एनीथिंग. आप अगर अपने आसपास के पॉलिटिक्स की बात कर रहे हो तो उसको आप पॉलिटिकल इन्वायरमेंट बोल सकते हो. अगर आप अपने आसपास के लोगों की बात कर रहे हो तो आप उसको सोशल इन्वायरमेंट बोल सकते हो. पर जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं ना, तो हम स्पेसिफिकली फिजिकल इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं. फिजिकल इन्वायरमेंट मतलब क्या? वो चीज़ें जो हम देख सकते हैं, जिसके पे हम डिपेंडेंट है, जो हम छू सकते हैं, जो उसको हम इस्तेमाल करते हैं, उन चीज़ों को हम उन चीज़ों की बात कर रहे हैं इन्वायरमेंट में. तो हमने जैसे इकोनॉमिक्स जब हम पढ़ रहे थे, जो सबसे पहला चैप्टर था, उसमें हमने क्या बोला था? व्हाई डू वी स्टडी इकोनॉमिक्स? बिकॉज इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं कि हम कैसे एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं, और उस अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए जो हमें बेसिक चीज़ों की ज़रूरत है वो हम कैसे कमा सकते हैं, ये इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं. तो हमने देखा कि कुछ भी चीज़ को प्रोड्यूस करना हो तो उसके लिए हमें नेचुरल रिसोर्स लगते हैं. खेती करनी हो तो सन लगता है, ज़मीन लगती है, राइट? कुछ भी चीज़ आप करने जाओ आज इस टाइम में, यू वुड नीड सम सॉर्ट ऑफ इन्वायरमेंट. फिर इफ नथिंग देन यू नीड ऑक्सीजन टू क्लीन एयर टू ब्रीथ, क्लीन वाटर टू ड्रिंक, और जस्ट सिंपली अ गुड टेम्परेचर टू लिव इन. एक अगर आपके पास कुछ भी नहीं हो तो आपको एक अच्छा टेम्परेचर तो चाहिए अर्थ के ऊपर रहने के लिए. तो जब हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं इकोनॉमिक्स के टर्म्स में, तब हम बात करते हैं नेचर की ज़्यादातर, कि हमारे आसपास का जो नेचर है उसका क्या हिसाब किताब है. और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, द वर्ड डेवलपमेंट के बारे में हमने ऑलरेडी बात करी है काफ़ी. डेवलपमेंट, विकास मतलब क्या? किसी भी चीज़ का अच्छा होना. और स्पेशली हमने इकोनॉमिक्स के टर्म में डेवलपमेंट की बात करी थी. क्या होता है उसमें ना, जैसे लोग ज़्यादा पैसे कमा सके और अच्छी ज़िंदगी जी सके, उसे डेवलपमेंट बोलते हैं. तो अब इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि हमारा फिजिकल वर्ल्ड, जो हमारे आसपास ये धरती है, नदी, पहाड़, ऑक्सीजन, वाटर, एवरीथिंग दैट वी यूज टू सर्वाइव, जो भी जीने के लिए हम यूज़ करते हैं वो, और उससे होने वाले डेवलपमेंट के बारे में हम बात करने वाले हैं. सस्टेनेबल मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ अगर सस्टेनेबल होती है, इसका मतलब है कि वो लंबे समय तक यूज़ की जा सकती है. ठीक है? अगर जैसे मान लो खाना है, आपके पास मान लो 10 रोटी है. अगर आप सुबह सुबह उठ के 10 रोटी खा लो तो फिर क्या होगा? 8, 10, 12 घंटे बाद आपको दोबारा भूख लगेगी, राइट? एंड देन यू विल नॉट हैव एनीथिंग टू ईट. बट व्हाट विल बी द सस्टेनेबल वे टू डू इट? 2 रोटी फिर 4 घंटे, फिर 2 रोटी फिर 4, ऐसे करके आप कम से कम 2 दिन तक उस खाने को यूज़ कर सकते हो, राइट? तो सस्टेनेबल मतलब क्या होता है कि जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, वो ऐसा हो कि हमारे फिजिकल इन्वायरमेंट को हार्म न करे और लंबे समय तक हम डेवलपमेंट कर सकें, उसके बारे में हम बात करेंगे. क्योंकि हम नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ करते हैं अपना डेवलपमेंट करने में, और हमने एक चीज़ जो देखी है वो ये है कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो फाइनाइट होते हैं. ठीक है? इनफाइनाइट नहीं होते, मतलब कि लिमिटेड रिसोर्सेज है. आदमी ज़्यादा है, इंसान ज़्यादा है, रिसोर्सेज कम है, पानी कम है, तेल कम है, लैंड कम है. तो इन सबको बर्बाद ना किया जाए और सस्टेनेबली डेवलप किया जाए, है ना, उसके बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे. एक और कमेंट मैंने पढ़ा था कल परसों किसी लेक्चर के नीचे. किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि मैम, इफ़ आई एम इन क्लास 11 कैन आई ऑल्सो स्टडी फ्रॉम दिस? ऑफ कोर्स यस यू कैन. इवन दो हम फाउंडेशन बात कर रहे हैं यूपीएससी की, लेकिन हम पढ़ एग्जैक्टली क्लास 11 रहे. ये बेसिक्स ही चल रहा है और क्लास 11 की बुक में जो दिया गया है वही हम पढ़ा रहे हैं. तो इफ़ यू आर राइट नाउ गिविंग एग्जाम फॉर क्लास 11, आप बिल्कुल इस लेक्चर को सुन सकते हो, नॉट एन इशू. ऑल्दो हाँ, कभी कभी थोड़ा सा हम लोग बाहर चले जाते हैं सिलेबस के बात करने के लिए, क्योंकि अगेन हम यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो पर लेकिन इतना बाहर भी नहीं जाते हैं. यूजुअली प्रिटी मच वी मैनेज टू जितना बुक में दिया हुआ है उतना ही हम पढ़ाते हैं. तो कोई भी आप किसी और एग्जाम के लिए भी अगर ये इकोनॉमिक्स आप पढ़ रहे हो तो दिस इज गुड, नॉट एन इशू. तो एक कोट है दिया हुआ यहाँ पे अनोनिमस का कि भाई जो इन्वायरमेंट होता है ना,
अगर उसे छोड़ दिया जाए खुद से, इफ लेफ्ट टू इटसेल्फ, इट कैन सपोर्ट लाइफ फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। हमने देखा है कि लाइफ हमारे धरती पर कितने सालों से है, राइट? डायनासोर्स एंड ऑल, वो पूरी उनकी लाइफ स्पैन खत्म होकर, उनका एवोल्यूशन खत्म हो गया, फिर नया चालू। और वह हमारी धरती नेचर जो है ना, इट्स केपेबल, कोई एक स्पीशीज चली भी जाती है तो उसकी जगह दूसरी स्पीशीज आ जाती है। तो अगर खुद पे छोड़ दिया जाए हमारे इन्वायरमेंट को, तो वो मिलियन ईयर्स तक लाइफ को सपोर्ट कर सकता है। बट अ सिंगल मोस्ट अनस्टेबल एंड पोटेंशियली डिसरप्टिव एलिमेंट, पर लेकिन एक चीज है जो इसको खराब कर देती है, इस प्रोसेस को, इज ह्यूमन बींग्स, टीम्स ऑफ ह्यूमन स्पीशीज, मतलब जो भी हम कर रहे हैं। ह्यूमन बींग्स विद देयर मॉडर्न टेक्नोलॉजी, हम अपनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, जान करके या बिना जान करके, हम कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं जो हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर इरिवर्सिबल चेंज कर रही है। मतलब ऐसा चेंज जिसको हम वापस ठीक नहीं कर सकते, राइट? जैसे कि एक नदी है, अगर वो सूख जाती है गर्मी के समय, तो क्या होता है, जब बारिश आती है, जब अगला मौसम आता है, तो वो नदी फिर से भर जाती है, राइट? तो वैसे ही अगर इन्वायरमेंटली कोई चीज चेंज होती है खुद से, तो वो धीरे धीरे रिवर्स भी हो जाती है। पर जब ह्यूमन बीइंग्स करते हैं ना कुछ काम अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, तो वो कुछ ऐसा डैमेज कर देते हैं एनवायरनमेंट को कि वो वापस नहीं ठीक हो पाता है। हमने इतना ज़्यादा डिप्लीट कर दिया है अर्थ के रिसोर्सेज को कि वो उस रेट पर रिप्लेनिश नहीं हो रहे हैं जिससे कि हम इस धरती पर लाइफ मेंटेन कर सके। तो ये एक सच्चाई हमारे लाइफ की है इस वक्त। तो इसी के ऊपर बेस्ड है ये चैप्टर। इस पूरे चैप्टर में हम यही डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इंसान हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे पर्यावरण को इम्पैक्ट कर रहे हैं कुछ इस तरीके से कि हमारी ही जिंदगी के ऊपर क्वेश्चन लग गया है कि हम जी पाएंगे या नहीं। इन्वायरमेंट इज डिफाइंड एज द टोटल प्लेनेटरी इनहेरिटेंस। प्लेनेटरी मतलब ये धरती, अर्थ, है ना। इनहेरिटेंस मीन्स जो हमें, इनहेरिटेंस इज द थिंग वी गेट फ्रॉम आवर पेरेंट्स, राइट, और ग्रैंड पेरेंट्स। तो जब यहाँ हम इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं, तो मतलब एंसेस्ट्रल इनहेरिटेंस, मतलब ये धरती पहले हमारे दादाओं के परदादाओं की थी, फिर उन्होंने, मतलब धरती किसी एक इंसान को या एक जानवर को बिलोंग नहीं करती है, ये हम सब की है, राइट। तो हम जब इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो वी कॉल इट अ टोटल प्लेनेटरी इनहेरिटेंस, ठीक है, एंड ऑल ऑफ इट्स टोटलिटी ऑफ इट्स रिसोर्सेज, उसमें इंक्लूडिंग सब रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज इज अ वेरी डिफरेंट टर्म इन टर्म्स ऑफ लाइक कि अब रिसोर्स तब होती है जब चीज हमें यूजफुल होती है, राइट। तो ऐसी चीजें भी एग्जिस्ट करती है इस वर्ल्ड में जो हमारे यूज में शायद ना हो, पर वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो कई बार कुछ लोग मानते हैं जानवर भी रिसोर्स होते हैं, कुछ लोगों का कहना है कि हम भी जानवर हैं, तो ये धरती उतनी ही जानवरों की है जितनी हमारी है। तो ये वर्ड रिसोर्स कैन बिकम अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, बट क्योंकि हम हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, हमारी सस्टेनेबिलिटी की बात चल रही है, हमारी जिंदगी की बात चल रही है, तो हमारे लिए इस पृथ्वी पर जो भी चीजें हमें मिली है, इंक्लूडिंग जितने भी रिसोर्सेज हैं, उन सबको हम अपना इन्वायरमेंट बोलते हैं। अब इट इंक्लूड्स बायोटिक, मतलब कि बायोटिक मतलब बर्ड्स, एनिमल्स, प्लांट, जो भी जीवित है, एंड एबायोटिक मतलब वाटर, सन, लैंड, माउंटेन्स एक्सेट्रा, फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस ईच अदर। बेसिकली क्या इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंट में जो भी लिविंग चीजें हैं और जो भी नॉन लिविंग चीजें हैं जो हमारे लिए यूजफुल होती है, एंड एवरीथिंग इन बिटवीन, दैट ऑल टुगेदर इज व्हाट वी कॉल्ड एज इन्वायरमेंट। अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट एक्ट ऑफ 1986 का जो एनवायरमेंट एक्ट है, एनवायरमेंट इंक्लूड्स क्या क्या होता है एनवायरमेंट में, वाटर, एयर, लैंड एंड द इंटर रिलेशनशिप विच एग्जिस्ट अमंग एंड बिटवीन वाटर, एयर, लैंड। मतलब वो क्या बोल रहे हैं कि इन्वायरमेंट में वो अकॉर्डिंग टू 1986 उन्होंने डिफाइन किया कि इन्वायरमेंट होता क्या। तो उन्होंने क्या बोला, देखो, पानी, हवा, जमीन और इनके बीच में एग्जिस्ट करने वाली कोई भी चीज जो इनके मिलने से बनती है, जैसे कि प्लांट, पौधे, क्रीचर्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑल ऑफ इट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट्स एन एनवायरमेंट, है ना। तो इन तीनों के मिलने से, एक इंटर एक्सचेंज रिलेशनशिप से जो भी चीजें बनती है, और उन्हें भी इन्वायरमेंट में काउंट किया जाता है। हाँ, तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, कि हम
क्या ज़रूरत है हमें इन्वायरमेंट की। तो देयर आर इन्वायरमेंट ना 4 वाइटल चीज़ें करता है हमारे लिए। सबसे पहला है इट सप्लाइज अस रिसोर्सेज। हमें जो भी चीज़ की ज़रूरत है जीवन जीतने के लिए वो सब हमें मिलता है इन्वायरमेंट से। हवा मिलती है, पानी, अनाज खाने के लिए, सब कुछ जो हमें चाहिए एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए वो हमें इन्वायरमेंट से ही मिलता है। 2 तरीके के उसको हम बोलते हैं रिसोर्स। तो हाँ, इन्वायरमेंट हमें रिसोर्स सप्लाई करता है। 2 टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मतलब वो रिसोर्सेज जो आप यूज़ कर सकते हो कितना भी बिना किसी डर के कि वो ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि सूरज की रोशनी कितनी भी यूज़ करो कभी ख़त्म नहीं होगी। और नॉन रिन्यूएबल आर दोज जो लिमिटेड क्वांटिटी में है, कम है, जो अगर आपने बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया तो ख़त्म हो जाएंगे या जिनको वापस आने में समय लगता है। फॉर एग्जाम्पल क्रूड ऑयल, फॉसिल फ्यूल, तेल। तो 2 टाइप के रिसोर्सेज हैं जो हमें सप्लाई करता है हमारा इन्वायरमेंट। अगर वो ना होंगे तो हम नहीं जी पाएंगे। सेकेंड, असिमिलेट्स वेस्ट। जब भी हम कुछ एक्टिविटी करते हैं, जब भी कुछ हम प्रोडक्शन करते हैं तो उसका वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है। जैसे कि अगर हम अनाज उगा रहे हैं तो आपने उसमें से अनाज तो ले लिया, गेहूं के पौधे में से गेहूं के तो ले लिया, तो जो स्टेम बचा वो कहाँ जाएगा। जब आप सांस लेते हो और फिर उस सांस को छोड़ते हो तो उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड जाता है वो कहाँ जाएगा। हर एक्टिविटी का कोई वेस्ट प्रोडक्ट होता है। हम जो भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं उसमें से कुछ ना कुछ वेस्ट हो जाता है। तो उस वेस्ट को वापस जो है वो इन्वायरमेंट ही ले लेता है, उसको असिमिलेट कर लेता है, उसको अपने अंदर करता है। जैसे इट जनरली इज इन द फॉर्म ऑफ गार्बेज विच इज देन अब्जॉर्ब बाय द इन्वायरमेंट, है ना। जो भी गार्बेज हम निकालते हैं वो वापस यही इन्वायरमेंट उसको अब्जॉर्व कर देता है ताकि हम फिर वापस कंटिन्यू कर सके जीना। अगर मान लो ये धरती कार्बन डाइऑक्साइड को चेंज करने के लिए कुछ ना करे, मान लो पौधे नहीं होते और देयर वाज नथिंग दैट चेंज आर एक्सपोर्ट लाइक आर कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ऑक्सीजन, तो क्या होता पूरी धरती पे जैसे जैसे इंसान बढ़ते जाते धरती पे ऑक्सीजन कम होती जाती है एंड देन वी वुड इवेंचुअली डाई। द रीजन वी आर एबल टू सस्टेन इज बिकॉज क्या करता है हमारा इन्वायरमेंट उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेके वापस उसको ऑक्सीजन में टर्न कर देता है एंड दैट्स हाउ वी आर एबल टू लिव। तो उसको हम बोल रहे हैं कि एसिमिलेट करता है वेस्ट को। सस्टेन लाइफ, सन, सॉइल, एयर, वाटर आर द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हमारे जीवन में, हमारे और हम सबके, नॉट जस्ट हमारे, नॉट सिर्फ इंसानों के, इवन जानवरों के फॉर दैट मैटर, एवरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एवरीथिंग, उनको जीने के लिए मिनिमम कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है जिसमें से सनलाइट, वाटर, एयर मेन है। तो उनको प्रोवाइड करना, द एब्सेंस ऑफ दिस विल लीड टू द एंड ऑफ लाइफ। अगर ये सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी तो पृथ्वी पर लाइफ नहीं रहेगी। एंड एस्थेटिक सर्विसेज, है ना, इसका क्या मतलब है, द एनवायरमेंट प्रोवाइड्स एस्थेटिक सर्विसेज लाइक सीनरी विच इंक्लूड्स रिवर, ओशन, माउंटेन, डेजर्ट। बेसिकली अगर मैं आपको एक कमरे में बंद कर दूँ, मैं आपको वहाँ पे कंटिन्यूस ऑक्सीजन सप्लाई दूँ, खाना आपको मिल रहा है, आपका वेस्ट जो है वो बाहर चला जा रहा है, एंड वट एवर यू नीड फॉर एंटरटेनमेंट यू आर गिवन, राइट, एंड आई कलर द एंटायर रूम जस्ट वाइट, ओके, देर इज नो, उसको जीना थोड़ा ना बोलते, उसको तो जेल बोलते हैं ना, वो तो पनिशमेंट हुई ना। तो जिंदगी जीना ऑल्सो मीन्स दैट यू नो लुकिंग एट प्रिटी थिंग्स, इट ऑल्सो मीन्स कि जिंदगी की खुशियाँ और गम को एक्सपीरियंस करना, उसे भी एक बोलते हैं कि एक तरीके से एक पार्ट है वो हमारी ज़िंदगी का। तो नेक्स्ट चीज़ जो, फोर्थ चीज़ जो ये एनवायरनमेंट हमारे लिए करता है इसकी हमें जीने का जो एस्थेटिक है वो देता है, हमें देखने के लिए सुंदर चीज़ें देता है, खाने के लिए अच्छी, मतलब जैसे खाने के लिए आप जी तो अनाज रोटी पे भी सकते हो, लेकिन बट देन यू हैव कलरफुल फ्रूट्स टू ईट, राइट, इट मेक्स योर लाइफ अ लिटिल बेटर, है ना। जो फीकी फीकी जिंदगी तो कोई जीना का मतलब नहीं है। तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द क्राइसिस, कि इशू क्या है, कि हमें सब तो बढ़िया चल रहा है, एनवायरनमेंट है, हम यूज़ कर रहे हैं, इंसानों की ज़िंदगी तो बहुत बढ़िया चल रही है, तो इशू क्या है। वेल, द एनवायरनमेंट इज परफॉर्मिंग इट्स फंक्शन विदाउट एनी इंटरप्शन एज लॉन्ग एज द डिमांड फॉर दीज फंक्शंस आर विद इन द कैरिंग कैपेसिटी। मतलब कि जैसे एग्जाम्पल ले लो, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था जब इक्वालिटी और इक्विटी समझ रहे थे कि मदर है, 3 बच्चे हैं, राइट। अब मदर के पास पूरे घर का काम करने के बाद या ऑफिस से आने के बाद वट एवर शी डज 4-5 घंटे होते हैं टू टेक केयर ऑफ द किड्स, राइट। अब उस 4-5 घंटे में वो 1 घंटा बी को देगी, 2 घंटे सी को देगी, और उसके पास 1 आधा घंटा और होगा। अब उसी लेडी के पास अगर 10 बच्चे होते, ठीक है, पर उसका टाइम तो बहुत कम है ना,
तो वो शी विल बी एबल टू गिव। अब इस सिचुएशन में वो किसी भी बच्चे को ध्यान नहीं दे पाएगी, क्योंकि 10 बच्चों की उसके पास कैपेसिटी नहीं है ध्यान देने की। तो ये बोलने की कोशिश करें कि इन्वायरमेंट भी कुछ ऐसा ही है कि जब तक उसकी कैपेसिटी के अंदर आप हो, जितना वो आपको दे सकती है उस कैपेसिटी के अंदर काम करते हो, तो बहुत ब्यूटीफुली फंक्शन करता है हमारा वर्ल्ड। बट जब उसकी कैरिंग कैपेसिटी को आप लांघ जाते हो, आपकी डिमांड उसकी कैपेसिटी से आगे बढ़ जाती, तब होती है संकट शुरू होता है तब। दिस मीन्स दैट इफ द रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कि जिस स्पीड से आप इन्वायरमेंट के रिसोर्सेज को ले रहे हो, अगर उसी स्पीड से वो रीजनरेट नहीं हो रहे हैं, तो फिर क्या होगा, एक पॉइंट के बाद वो फंक्शन खत्म हो जाएगा। अगर आप, जैसे हम सब सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं, हमें पता है कि रात में पेड़ पौधे, अच्छा एक बहुत अच्छा सवाल है इस पे, विच ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट्स द मोस्ट अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ऑक्सीजन? ठीक है, राइट इन द कमेंट्स द आंसर टू दिस क्वेश्चन। कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि सबसे ज्यादा कन्वर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में? तो यू विल बी सरप्राइज बाय द आंसर। तो सवाल यह है कि जैसे अगर हम ऑक्सीजन यूज करते जाएं और हम पेड़ काटते जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो रहा है कि जो ऑक्सीजन कन्वर्ट नहीं हो पा रही है, वाले सॉरी जो कार्बन डाइऑक्साइड हम निकाल रहे हैं वो रिप्लेनिश नहीं हो पा रही है ऑक्सीजन में। व्हाट विल हैपन आफ्टर अ पॉइंट? ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, राइट? तो दिस इज व्हाट इट्स ट्राइंग टू से कि जब तक उसकी कैरिंग कैपेसिटी है तब तक तो सब बढ़िया है, बट जहां हम रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा लेने लग गए, उसको रीजनरेशन नहीं हो पाया, तो फिर ये जो इन्वायरमेंट का फंक्शन है ना, वो फेल हो जाएगा, वो इन्वायरमेंट वो फंक्शन नहीं पूरा कर पाएगा। क्योंकि ना ये बहुत नाजुक है, आपको समझना पड़ेगा कि हमारा इन्वायरमेंट ना बहुत ही नाजुक एक साइकिल पे चलता है, ठीक है? उसमें से कोई एक भी साइकिल डिसरप्ट हो जाए तो पूरा एनवायरनमेंट रुक जाएगा। इट्स लाइक जैसे मशीन होती है कोई सी भी, अब मोटरसाइकिल इट इज मेड आउट ऑफ सो मेनी पार्ट्स, राइट? बट उसका कोई एक पार्ट खराब हो जाए तो फिर पूरी मोटरसाइकिल नहीं चलेगी, राइट? है ना? तो वैसे ही इन्वायरमेंट ऑल्सो इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वेरी डेलिकेट सिस्टम्स, एंड एक गलती एंड इट कैन एक चीज खत्म हो गई, इट कैन हैव अ रियली बैड इम्पैक्ट ऑन अस। रिसोर्सेज आर बिकमिंग एक्सटिंक्ट, तो क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है इसलिए रिसोर्स एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। वेस्ट जो है वो हम इतना वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं कि वो हमारे इन्वायरमेंट की जो कैपेसिटी है एब्जॉर्ब करने की, उससे पार हो चुका है। Ecological crisis occurs when the environment of a species or a population changes and destabilizes its survival. तो ecological crisis ये वर्ड है, ecological crisis पारिस्थितिक संकट, ये कब होता है? जब एक इन्वायरमेंट इतना डिसेबल हो जाता है, डिस्टेबल हो जाता है कि वो अब जिस लाइफ को उसने पैदा किया उसी को सपोर्ट करने लायक नहीं रहता है। तो एक कोई स्पीशीज और पॉपुलेशन उसको इतना बदल देती है कि उस स्पीशीज का खुद का ही सर्वाइवल जो है वो नहीं हो पाता है। डेवलपमेंट हैज पॉल्यूटेड एंड ड्राइड अप रिवर्स। हम जो डेवलपमेंट कर रहे हैं उसके कारण हमारी जो रिवर्स है वो पॉल्यूट हो गई है एंड खाली हो गई है, ठीक है? अदर एक्विफायर्स विच आर डिटोरिएटेड द क्वालिटी ऑफ वाटर। उसके अलावा जो अदर चीज़ें होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्राउंड वाटर टेबल, उसमें जो पानी होता है वो डिटोरिएट होता जा रहा है, वो पोल्यूट होता जा रहा है। तो हमने सिर्फ एक नहीं, कई जितने भी वाटर के रिसोर्सेज हैं वो सबको हम हार्म करते जा रहे हैं। इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव एक्सकवेशन ऑफ बोथ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैव एग्जॉस्टेड सम ऑफ द वाइटल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल दोनों ही रिसोर्सेज को हमने उसका इतना ज़्यादा एक्सकवेशन किया, इतना ज़्यादा उसको हमने यूज़ किया है कि अब रिसोर्सेज एग्जॉस्ट होने लग गए, ख़त्म होने लग गए। एंड जो वाइटल रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जिसके बिना हम इंसानों की ज़िंदगी नहीं जी जा सकती इस धरती पर, वो सिचुएशन आ गई है कि वो ख़त्म होने वाले वाइटल रिसोर्सेज, कंपेलिंग टू स्पेंड ए ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ऑन टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च टू एक्सप्लोर न्यू रिसोर्सेज। ठीक है, मतलब क्या कि हमारे पास देखो गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल था, पर हमने उसको इतना यूज़ किया कि अब वो ख़त्म होने हो गया। नाउ वी हैव टू स्पेंड मोर मनी टू डेवलप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ठीक है, फिर क्या होगा, थोड़ा टाइम बाद इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो जाएगी। देन व्हाट विल यू डू? किसी भी चीज़ की लिमिट होती है कहाँ तक उसको यूज़ किया जा सकता है। हमें बार बार हमने अपने एनवायरनमेंट को इतना ख़राब कर दिया कि हमें बार बार
बहुत सारा पैसा लगाकर नई चीज़ों को इजाद करना पड़ रहा है ताकि हम जो वाइटल रिसोर्सेज ख़त्म हो गए उसके बिना जी पाए। हम तो दूसरे पृथ्वी बनाना चाहते हैं, मार्स को, फॉर दिस वेरी पर्पस, क्योंकि हमने इतना खराब कर दिया है अर्थ को कि हमने दूसरी प्लैनेट ही ढूंढ लिया है कि भाई अब यहाँ इधर अर्थ का कुछ नहीं हो सकता, अब नए प्लैनेट पे रहेंगे हम। द डिक्लाइन इन एयर एंड वाटर क्वालिटी, हवा और पानी दोनों की क्वालिटी खराब हो गई है। इंक्रीज नंबर ऑफ रेस्पिरेटरी एंड वाटर बॉर्न डिजीजेस, उसके कारण लोगों को ज़्यादा, जैसे आज अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आया था, बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन इन दिल्ली द नंबर ऑफ किड्स, जो बच्चे दिल्ली में पढ़ रहे हैं उनको एज़मा की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली लिविंग इन दिल्ली, जो कि बहुत पॉल्यूटेड एयर है उसकी। तो उसके कारण लोगों को बहुत ज़्यादा पानी और हवा वाली बीमारियां हो रही है। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज राइजिंग, पहले से ज़्यादा लोग अब अपनी हेल्थ के ऊपर, डॉक्टर्स के ऊपर, बीमारी के ऊपर खर्चा कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द डाटा 70% ऑफ द वाटर ऑफ इंडिया इज पॉल्यूटेड। 70% पानी इंडिया का जो कि हम यूज़ करते हैं पीने के लिए वो पॉल्यूटेड है, वो उसमें कुछ ऐसा मिला हुआ है कि वो हमारे यूज़ करने लायक नहीं बचा है। अब ये प्रॉब्लम जो है ना, ये सिर्फ इंडिया का नहीं है, इट्स अ ग्लोबल इशू, ग्लोबली वाइड स्प्रेड environment issues. These issues discussed below contribute to the increased financial commitment of the government. अब जो हम बात करने वाले हैं, ये इश्यूज हमारी सिर्फ इंडिया को नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड, हर देश को प्रॉब्लम दे रहे हैं, और उनके जो जितना उन्हें पैसा खर्चा करना पड़ रहा है अपने लोगों को अच्छी जिंदगी देने के लिए, वो बढ़ता जा रहा है बिकॉज ऑफ दिम। सबसे पहला है ग्लोबल वार्मिंग, इट्स अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर। जो धरती का एक एवरेज टेम्परेचर होता है, देखो कहीं पे ठंड ज़्यादा होती है, कहीं पे गर्मी ज़्यादा होती है, बट एक एवरेज टेम्परेचर है कि इसके बीच में इंसान रह सकता है, ठीक है, कि इतनी डिग्री से लेकर इतनी डिग्री सेल्सियस के बीच में ये टेम्परेचर में इंसान जीवन जी सकता है। बिकॉज ऑफ आर एक्शंस वो टेम्परेचर जो है वो इतना बढ़ गया है कि पूरी धरती ग्रेजुअली गर्म होती जा रही है। एंड उसका ये मतलब है कि अगर वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी तो इट विल नॉट सस्टेन हमारी ज़िंदगी। इंसान सिर्फ एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही जी सकता है, और अब हम धीरे धीरे हमारे कारण वो टेम्परेचर जो है वो अर्थ का बढ़ते जा रहा है। इट अकर्स ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेज। क्यों होता है ये? एक पर्टिकुलर ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, जिन एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, जब हम फॉसिल फ्यूल तेल जो हम निकालते हैं ज़मीन से, उसको जब हम जलाते हैं तो उससे ये ऑक्सीजन, ये दोनों टाइप की गैसेस निकलती है, इन्हें ग्रीन हाउस गैसेस कहा जाता है। और ग्रीन हाउस गैसेस बेसिकली क्या करती हैं? सूरज, जैसे ये अर्थ है मान लो, ठीक है, तो सन से रेज आती है ना, और अर्थ की जो एटमॉस्फेयर है उसको वो रिफ्लेक्ट कर देती है, ठीक है। बट जब ये ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ जाती है तो ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती है? ये इन गैस सूरज से आई हुई गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेती है। इससे क्या होता है? पूरी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने लगता है ना। और पहले हमारे अर्थ जो थी वो केपेबल थी इन ग्रीन हाउस गैसेस को एब्जॉर्ब करने की, लेकिन क्योंकि हम डिफॉरेस्टेशन करते जा रहे हैं, फॉसिल फ्यूल जलाते जा रहे हैं, उसके अलावा जो पेड़ पौधे हैं जो कि इस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं उनको भी काटते जा रहे हैं, तो क्या होता जा रहा है? सन से आने वाली रेज और कैप्चर होती जा रही है, क्योंकि अर्थ जो है ना वो इस कार्बन डाइऑक्साइड को, मीथेन गैस को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है। तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मच ऑफ द रिसेंट ऑब्जर्व्ड एंड प्रोजेक्टेड ग्लोबल वार्मिंग इज ह्यूमन इंड्यूस्ड। क्या बोल रहे हैं वो? कि जितनी भी, देखो ग्लोबल वार्मिंग नेचुरली भी होता है, अगर बहुत, देर आर मेनी रीजंस बिकॉज ऑफ विच द अर्थ माइट बिकम हॉट, बट अभी जो ग्लोबल वार्मिंग हम फेस कर रहे हैं वो कहा जा रहा है कि ज़्यादातर इंसानों द्वारा की गई चीज़ों से हो रहा है। द एटमॉस्फेयर concentration of carbon dioxide and methane have been increased by 31% to 149 respectively, ठीक है, above pre-industrial level। pre-industrial level, आप ये शब्द बार बार सुनोगे, it simply means कि हमने जब इंडस्ट्रियल लेवल, प्री-इंडस्ट्रियल मतलब कि इंडस्ट्रीज आर वन ऑफ द मेन रीजन्स फॉर वाई वी सी सच ग्लोबल इंक्रीज। हम आज इतना कुछ कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑल्सो मीन्स कि हम ज़्यादा अच्छे से
हमारे रिसोर्सेज को यूज़ कर पा रहे हैं, ठीक है। तो हम द रीज़न वाई वी यूज़ दिस वर्ड प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स इज बिकॉज हम उसको ऐसा बेंचमार्क रखते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के पहले हमारी अर्थ बिल्कुल परफेक्ट काम कर रही थी, ठीक है, जितना जैसे करना चाहिए था वैसे कर रही थी। प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स मतलब उसके बाद जितना भी हम चेक कर रहे हैं 1750s के बाद से, वो टाइम है जब इंसान ने इंडस्ट्रीज बना ली थी जो कि रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से यूज़ करती थी, बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी, और हमारा पॉपुलेशन भी बहुत जोर से बढ़ा था। तो इसलिए हम इस मेजर को यूज़ करते हैं कि उससे कंपैरेटिवली क्या हो रखा है। तो आप देखोगे कि मीथेन का और कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज कितना ज़्यादा हो गया है कंपेयर टू, ये उससे कंपेयर कर रहे हैं बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन से। ड्यूरिंग द पास्ट सेंचुरी द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर हैज़ रिजन बाय 1.10 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब ये ऑल्दो 1.1 डिग्री आपको बहुत कम लग रहा होगा कि ये तो 1 डिग्री तो है, क्या फ़र्क पड़ता है, बट ऑन एवरेज स्केल हमारा जो एवरेज है जिस पे हम रहते हैं वो उससे ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया ना कि इन्वायरमेंट जो है ना बहुत डेलिकेट प्रोसेस होती है। देखो कि मॉनसून हो गया, ग्लेशियर्स हो गया, थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज से ना बर्फ़ पिघल जाएगी, पानी ज़्यादा आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगी, मतलब बहुत डेलिकेट होता है, उसमें थोड़ा सा भी चेंज बहुत ज़्यादा फील होता है। तो इवन दो 1.1 डिग्री फ़ारेनहाइट माइट सीम लाइक अ वेरी स्मॉल अमाउंट बट इट्स इम्पैक्ट इज़ ह्यूज। मेल्टिंग ऑफ पोलर आइज, क्योंकि टेम्परेचर एक अर्थ का एक टेम्परेचर है पर्टिकुलर, उसके कारण से हमारी जो पोलर कैप्स है वो बर्फ़ से बने हुए हैं, एंड दैट्स वन ऑफ द रिसोर्सेज वी हैव। तो उसके कारण क्या हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है इसलिए जो आइस कैप्स हैं ये मेल्ट हो रहे हैं, इसके कारण पानी मेल्ट होके कहाँ जाएगा, समुद्र में। समुद्र का पानी का लेवल जो है ऊपर आ रहा है, उससे क्या हो रहा है कि जो कोस्टल एरियाज़ हैं वो डूबते जा रहे हैं। तो देर आर मेनी कंट्रीज़ जो बहुत छोटी है और ऐसा कहा जा रहा है कि मे बी इन अ फ्यू ईयर्स दे माइट नॉट जस्ट एग्जिस्ट, जो एकदम छोटी छोटी आइलैंड कंट्रीज़ है, क्योंकि ऑल्दो 1-1 इंच करके बढ़ रहा है लेकिन ओवर द पीरियड वो लंबे 30-35 साल के बाद एकदम ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि देखो इंक्रीज ऐसे होगा, अभी तो थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है लेकिन फट से उसके बाद बढ़ जाएगा। एंड कई सारी ऐसी कंट्रीज़ है। 2019 में एक कॉन्फ्रेंस करी थी, एक कंट्री के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर ने पानी में खड़े होकर एक स्पीच दी थी और ये कहा था कि अगर हमने इन्वायरमेंट नहीं रोका, इन्वायरमेंट की स्ट्रगल जो हम कर रहे हैं, जो हम इन्वायरमेंट के साथ जो कर रहे हैं वो अगर हमने नहीं रोका तो हमारा देश कंप्लीटली पानी में चला जाएगा बाय 2050। तो टेल मी इन कमेंट्स किस देश की मैं बात कर रही हूँ। 2019 में इट वाज ह्यूज न्यूज़ क्योंकि उनका प्रेसिडेंट लिटरली पानी में खड़े होके यहाँ तक के और ये स्पीच दे रहा था। तो अब इसके बाद क्या होता है, अब बर्फ़ पिघल गई, ठीक है, और उसके कारण सी लेवल राइज हो रहा है। दिस इज ऑल्सो लीडिंग टू डिस्ट्रप्शन ऑन ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, बिकॉज इस बर्फ़ पर ही, ये बर्फ़ जब मेल्ट होके आती है हिमालय से, उसी से हमें पीने का पानी मिलता है। क्योंकि वो ज़्यादा पिघल रही है तो हमारे वाटर सप्लाई में, पीने के पानी के सप्लाई में भी इश्यूज आ रहे हैं। कई सारी स्पीशीज़ हैं, जानवर हैं जो डिपेंड होते हैं इन ग्लेशियर्स पे, इन आइस पे, इन पानी पे, जैसे गंगा रिवर की डॉल्फिन्स हो गई, राइट, पोलर बेयर्स हो गए, ये जानवर डिपेंड करते हैं इस इन्वायरमेंट पर क्योंकि हमने इस इन्वायरमेंट को इतना चेंज कर दिया है कि अब उनको एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। और स्टॉर्म्स बढ़ गई है, तूफान बहुत ज़्यादा आने लग गए हैं क्योंकि अनस्टेबिलिटी, देखो हर चीज़ ना एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक खराब हो रही है तो उसके साथ में डोमिनो इफेक्ट की तरह सब कुछ खराब हो रहा है। उसके अलावा डिजीजेस बढ़ती जा रही हैं, राइट, हमने अभी देखा पैंडेमिक, कोविड कैसे, बिकॉज हम और कनेक्टेड हो रहे हैं। तो स्लोली हर चीज़ खराब होती जा रही है और उसका सीधा असर हमारे जीने पर पड़ रहा है, ठीक है, कि जैसे जैसे ये और खराब होता जाएगा जीना मुश्किल होता जाएगा इस धरती के ऊपर। तो क्या स्टेप्स लिए गए हैं बाय अस, इंसान क्या कर रहे हैं इसके लिए। वन अमंग मैनी इज यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज हेल्ड इन टोक्यो इन 1997, जिसको क्योटो प्रोटोकॉल बोलते हैं। क्योटो इज अ सिटी इन जापान। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं कि एक्शन लिया गया है हमारे इस धरती पर लोगों ने इज कॉल्ड क्योटो प्रोटोकॉल, जहाँ पे एक्सेप्ट एटलीस्ट किया गया कि भाई वी नीड टू डू समथिंग। तो दिस रिजल्टेड इन एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट। क्या हुआ इससे, एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ टू फाइट ग्लोबल वार्मिंग।
क्योटो प्रोटोकॉल इसलिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि 1997 में पहली बार एक तरीके से पूरे वर्ल्ड ने अग्री किया कि हाँ शायद हम कुछ गलत कर रहे हैं और शायद हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ऐसे तो डूब जाएंगे सब लोग। तो उन्होंने कहा कि हम रिडक्शन करेंगे किसका, ग्रीन हाउस गैसेस का, जो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड है उसका प्रोडक्शन कम करने की कोशिश करेंगे, ऐसा प्रॉमिस किया सारे देशों ने। सेकेंड इज ओजोन डिप्लीशन। ओजोन क्या होता है? ओजोन इज अ लेयर ऑफ O3। थोड़ा सा समझते हैं, मान लो ये अर्थ है ना, और अर्थ के स्ट्रेटोस्फियर में ये एक ओजोन की लेयर है। ये बेसिकली हमें हेल्प करती है, मान लो यहाँ पे ये सन है, सन की रेस को वो करने में, डिफ्लेक्ट करने में, ठीक है। इसेंशियली क्या हो रहा था कि बिकॉज ऑफ सम गैसेस, कुछ ऐसी गैसेस जो हम प्रोड्यूस कर रहे थे, इस ओजोन लेयर में छेद होने लग गए थे। ये तो मैंने तो this is what we call as ozone depletion. So it was caused by high levels of, क्यों हुआ था ये? It was caused by high levels of chlorine and bromine compound. ठीक है, ये दो कंपाउंड्स के एक्सेस होने से ओजोन लेयर में छेद हो रहे थे। द ओरिजिन ऑफ दिस कंपाउंड्स इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। इसमें क्या होता है, हम जो कूलिंग सब्सटेंस यूज करते हैं एयर कंडीशनर में या रेफ्रिजरेटर में, जिससे कि वो चीज़ें ठंडी होती है, और जो ये हम ब्रोफोम कार्बन यूज़ करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर में, एरोसोल प्रोपेलेंट्स में, ये केमिकल्स जो हम रेगुलरली यूज़ करने लग गए थे और ज़्यादा यूज़ करने लग गए थे, स्पेशली जैसे एसी और फ्रिज कितना ज़्यादा कॉमन हो गया, पहले इतना कॉमन नहीं था, अब तो हर जगह यूज़ होता है। तो जैसे जैसे हमारा इन चीज़ों का यूज़ बढ़ता गया, वैसे वैसे क्लोरीन एंड ब्रोमाइड कंपाउंड्स भी इन्वायरमेंट में बढ़ने लग गए, और एंड दीज कॉज द ओजोन लेयर टू डिप्लीट। इसके इफेक्ट क्या हुए? मोर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन क्या होता है? दीज आर सन रेज दैट कम टू अर्थ दैट आर नॉट रियली गुड फॉर अस। तो अर्थ की सन की रेज हैं ये, जो अर्थ को आती थी और वो ओजोन से डिफ्लेक्ट हो जाती थी, पर क्योंकि ओजोन में छेद हो गया था, इसके कारण वो अर्थ तक आ जा रही थी। इसके कारण हमारे जो धरती पर रहने वाले लोग हैं उनको स्किन कैंसर हो रहा था, स्पेशली एंड लो प्रोडक्शन ऑफ फाइटोप्लैंक्टन अफेक्टिंग द एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या, वो सबको अफेक्ट कर रहा था, जो जानवर हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, उनको स्किन कैंसर हो रहा था यूवी के कारण। और यूवी लाइट जो होती है ना, वो प्लैंक्टोफाइटन, मतलब कि छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं पानी में, उनको मार देती है, और वो ऑर्गेनिज्म बहुत ज़रूरी है इसके लिए, सी ऑर्गेनिजम्स के लिए। आपने देखा होगा कि यूवी लाइट्स यूजुअली यूज़ की जाती है टैंक्स के ऊपर, जो फिश टैंक्स होते हैं ना, उसके ऊपर यूवी लाइट यूज़ की जाती है, क्योंकि उससे एलजी वगैरह जो होती है, फ्लाइकोपेंटन, ये जो होते हैं पानी में, वो मर जाते हैं, इसलिए हमें टैंक का पानी बार बार बदलना पड़ता है। बट नेचर में पता है क्या होता है? नेचर में जो मछली और जो पानी में रहने वाले एक्वाटिक एनिमल्स हैं ना, उनका वेस्ट जो होता है ना, वो यही एलजी और ये फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं ना, ये इसको कंज्यूम करते हैं। यूवी रेस क्या करती है? इनको मार देती है। तो उससे क्या होगा कि वेस्ट बढ़ता जाएगा और फिर देयर विल बी, इट्स नॉट सस्टेनेबल, फिर वो सी क्रीचर्स मर जाएंगे। इट इन्फ्लुएंसेस द ग्रोथ ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। ज़्यादा यूवी लाइट आने से धरती पर उगने वाले जो प्लांट्स हैं उन पर भी अफेक्ट पड़ता है। तो देन व्हाट वर द एक्शंस टेकन? 1997 और 1990 के बीच में हमने देखा था कि ओजोन लेयर में डिटेक्ट हुआ था 5% रिडक्शन। तो उसके बाद आया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल था, मॉन्ट्रियल इज इन कनाडा। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में बात की गई थी कि कैसे हमें CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, और वो जो दूसरे ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल्स हैं जो लिखे हुए हैं यहाँ पे, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म ब्रोमाइन कंपोनेंट्स ऑल्सो नोन एज हेलोन्स, इन सब का यूज रिड्यूस करने के लिए बात की थी। बेसिकली सारे देशों ने अग्री किया कि हाँ भाई, हम देख रहे हैं ओजोन डिप्लीट हो रही है और हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए। तो ओजोन क्यों डिप्लीट हो रही है? ये सब केमिकल्स के कारण। तो आओ हम मिलकर ऐसा कुछ करते हैं कि ये केमिकल्स कम हो इन्वायरमेंट। नाउ स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट, ये तो हो गई ग्लोबल इश्यूज जो देख लिए हमने, ऑल ओवर द वर्ल्ड हो रहे हैं। अब इंडिया के स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स आते हैं। इंडिया हैज अ रिच क्वालिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज।
इंडिया के नेचुरल रिसोर्सेज अथाह हैं, बहुत है ना, और बहुत अमाउंट में भी है और बहुत सारे भी है। हियर आर सम फैक्ट्स। इंडिया इज रिच क्वालिटी सॉइल। सबसे ज़्यादा क्यों है रिच क्वालिटी सॉइल? हमारे पास कई सारे, देखो सॉइल कैसे बनती है? नेचुरली जब पत्थर जो होते हैं, स्टोन्स होते हैं, वो क्रश होते हैं और उसको हम सॉइल बोलते हैं, और वो सॉइल में से मिनरल्स प्लांट यूज करते हैं, ठीक है, जब हम प्लांट्स उगाते हैं। तो द रीजन वाई इंडिया इज सो रिच क्वालिटी सॉइल इज बिकॉज हमारे पास बहुत सारी नदियां हैं, क्योंकि वन ऑफ द मेन थिंग्स दैट रिवर्स डू इज दैट ओवर द पीरियड दे ब्रेक द स्टोन्स। जब नदी बहती है पत्थरों के ऊपर से, तो वो उनको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ओवर द टाइम तोड़ती जाती है, और फिर जब वो नदी प्लेन्स में आती है तो उस टूटे हुए मिट्टी को डिपॉजिट कर देती है। तो इसलिए क्योंकि इंडिया में कई सारी नदियां आके प्लेन्स में आती है, इसलिए इंडिया की जो सॉइल है वो बहुत रिच है। हंड्रेड्स ऑफ रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरीज, कई सारी रिवर्स और उनकी जो है सहायक नदियां हैं यहाँ पे। हमारे पास लश ग्रीन फॉरेस्ट है, प्लेंटी ऑफ मिनरल्स हैं। मतलब कि हम अगर जो मिनरल्स, मतलब कैसे बोल सकते हैं कि हमारे अर्थ के अंदर जब हम खोदते हैं तो ओर निकलते हैं, उसमें से कई सारे मिनरल एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। तो इंडिया के पास क्योंकि ज़्यादा लैंड है और काफ़ी अच्छा लैंड है, मतलब कि काफ़ी रिसोर्सफुल लैंड है हमारे पास। वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ इंडियन ओशन, हमें जीने के लिए ओशन भी चाहिए ना, मछली वछली पकड़ने के लिए, तो ओशन भी है हमारे पास खूब सारा, चारों तीनों तरफ हमारे ओशन है। और उसके बाद हमारे पास कई सारे माउंटेन्स भी हैं। माउंटेन्स का भी अपना इन्वायरमेंट में काम होता है, माउंटेन से ही नदियाँ निकलती है। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इंडिया इज़ वेरी रिसोर्स रिच, है ना, एंड हेंस वाई वी हैव सो मच पॉपुलेशन। जहाँ रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे वहाँ लोग भी ज़्यादा होंगे ना, क्योंकि अवेलेबिलिटी है। अब आप आइसलैंड, ग्रीनलैंड या सर्बिया कहीं आप चले जाओ, वहाँ लोग इतने ज़्यादा क्यों नहीं है? क्योंकि हमेशा ठंड रहती है, तो वहाँ इतने लोग, इतने रिसोर्सेज नहीं निकल पाते, इसलिए वहाँ इतने ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं। That is the reason why even China, for that matter, why is it so populated? Because these areas are extremely fertile. The black soil of the Deccan Plateau, particularly suitable for cultivation of cotton. कॉटन के लिए, कॉटन उगाने के लिए जो ब्लैक सॉइल है डेक्कन प्लेटो की, वो बहुत ज़्यादा सूटेबल है। उसके अलावा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टेक्सटाइल, इसी कारण से इंडिया में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का कॉन्सेंट्रेशन बहुत था। और हमने देखा है कि ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ये अभी से नहीं है, ब्रिटिशर्स के पहले से है। तो मतलब ये काफ़ी टाइम से हमें पता है कि हमारे पास इस टाइप की सॉइल है जिस पे कॉटन बहुत बढ़िया उगता है, इसलिए वी बिकेम अ हब ऑफ टेक्सटाइल। द इंडो गैंजेटिक प्लेन स्प्रेड फ्रॉम अरेबियन सी टू बे ऑफ बंगाल और वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल एंड इंटेंसिवली कल्टिवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड। तो क्या बोल रहा है, वो जो गंगा का जो प्लेन है अरेबियन सी से लेकर बे ऑफ बंगाल का, जो मेन सेंटर ऑफ इंडिया, वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा फर्टाइल लैंड है, इसलिए वहाँ इंटेंसिवली कल्टिवेशन होता है। और क्योंकि वो बहुत फर्टाइल है और वहाँ पे बहुत सारा कल्टिवेशन हो सकता है, इसलिए वहाँ पे पॉपुलेशन भी ज़्यादा है ना। इंडियाज फॉरेस्ट थ्रू अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, इंडिया में फॉरेस्ट भी बहुत है पर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, सब जगह नहीं है ना, थोड़े कुछ एरियाज में है, कुछ एरियाज में नहीं है। प्रोवाइड अ ग्रीन कवर फॉर द मेजॉरिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन। ग्रीन कवर क्यों चाहिए? हम जो कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं उसको एब्जॉर्ब कौन करेगा? फॉरेस्ट ही तो करेंगे, तो इसलिए फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर फॉरेस्ट ही हमारे यहाँ की वाइल्ड लाइफ जो है, जो जानवर है, उनको भी सपोर्ट करता है, वो जीते हैं क्योंकि फॉरेस्ट एग्जिस्ट करता है। लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ आयरन ओर, कोल एंड नेचुरल गैसेज आर फाउंड इन दिस कंट्री। इंडिया अलोन अकाउंट्स फॉर नियरली 20% ऑफ द वर्ल्ड्स आयरन ओर। आयरन ओर इज द मटेरियल जिसके अंदर से हम आयरन निकालते हैं, मिनरल निकालते हैं। तो इंडिया में बहुत बड़े डिपॉजिट हैं आयरन और कोल और नेचुरल गैस के, और सिर्फ इंडिया में ही दुनिया का 20% आयरन ओर एग्जिस्ट करता है। बॉक्साइट, कॉपर, क्रोमेट, डायमंड, गोल्ड, लिड, लिग्नाइट, मैंगनीज, जिंक, यूरेनियम एक्सेट्रा, दीज आर ऑल्सो, सो दीज आर सम ऑफ द मटेरियल्स, मिनरल्स दैट आर अवेलेबल इन इंडिया। क्योंकि जितना ज़्यादा मटेरियल रिच होगी ये कंट्री, उतना ज़्यादा वो डेवलप हो पाएगी। तो इस तरीके से यू कैन से दैट एनवायरमेंटली इंडिया इज़ वेरी रिच, है ना। तो अब थ्रेट क्या है? व्हाट इज द थ्रेट टू इंडियाज एनवायरमेंट? सबसे पहले तो है पॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल सेक्टर, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है तो इसलिए इंडस्ट्रियल सेक्टर भी हो, क्योंकि हमें अमीर बनना है भाई, हमारे पर 200 साल राज करके चले गए ब्रिटिशर्स, हमें बिल्कुल भूखा नंगा छोड़ गए,
तो हमें कुछ तो करना पड़ेगा अपने आप को वापस वहाँ लाने के लिए, ताकि हमारी पॉपुलेशन जो है इतनी वो खाए पिए और अच्छी ज़िंदगी बिता सके। उसके लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़रूरी है। बट इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या मतलब है कि भर भर के नेचुरल इन्वायरमेंट के रिसोर्सेज को यूज़ करना, विच प्रोड्यूसेस वेस्ट। कोई भी इंडस्ट्रियल प्रोड्यूशन होता है, कुछ भी चीज़ बनाई जाती है तो उसके साथ में कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी निकलता है। तो क्योंकि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बहुत अच्छे लेवल पे कर रहा है, इसलिए उसका वेस्ट भी बहुत ज़्यादा निकल रहा है और इसलिए ज़्यादा इंडिया का एनवायरमेंट पोल्यूट भी ज़्यादा हो रहा है। एयर पोल्यूशन, वाटर कंटामिनेशन, सॉइल इरोजन, डिफॉरेस्टेशन। सॉइल इरोजन क्या होता है? जब हमने देखा कि भाई पानी आता है प्लेन्स में आके, तो वहाँ पे अर्थ नदियाँ डिपॉजिट कर देती है। अब वहाँ पे अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे आगे, तो वो जो मिट्टी है वो नदियों के साथ बह के समुद्र में चली जाएगी। तो डिफॉरेस्टेशन का एक कॉज होता है सॉइल इरोजन। तो इसके कारण क्या हो रहा है, इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रेसिंग इश्यूज है। क्या? एयर पोल्यूशन, वाटर कंटामिनेशन, सॉइल इरोजन। सॉइल चला जाएगा तो आपकी जो अर्थ, जो आपका बोल रहे हो ना कि इतने इंटेंसिव कल्टिवेशन होता है हमारे यहाँ, इसीलिए हमारे यहाँ कहाँ से होगा इंटेंसिव कल्टीवेशन अगर हमारे यहाँ की सॉइल ही चली जाएगी, तो डिफॉरेस्टेशन, उसके अलावा वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्शन, ये सब बहुत बड़े एनवायरमेंटल इश्यूज हैं जो इंडिया में आज हम फेस कर रहे हैं। द डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन इंडिया हैव रिजल्टेड इन द प्रेशर ऑन इट्स फाइनाइट रिसोर्सेज। ऑल्दो इंडिया बहुत ही रिसोर्स रिच कंट्री है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जैसे बोलते थे ना कि हमारी नीड के लिए है सब कुछ, वांट के लिए हमारी नहीं है। मतलब कि अगर हम सस्टेनेबली उसको यूज़ करें तो हमारे पास बहुत रिसोर्सेज है, पर क्योंकि हम इतना प्रेशर डाल रहे हैं हमारे रिसोर्सेज के ऊपर कि इट इज़ क्रिएटिंग इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड वेलबींग, हमने इतना ज़्यादा पोल्यूट कर दिया है अपने रिसोर्सेज को कि अब वो पलट के हमें ही काटने आ रहे हैं। आउट ऑफ देम प्रायोरिटी इशूज आर, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में क्या है? लैंड डिग्रेडेशन। भाई हमारी बहुत पॉपुलेशन है और हमें उनको खिलाने के लिए बहुत सारा अनाज चाहिए, तो लैंड डिग्रेडेशन इज सुपर बैड। बायोडाइवर्सिटी लॉस, कई सारे ऐसे जानवर हैं, जीव हैं जो हमारे डिफॉरेस्टेशन करने से, हमारे नदियों को ख़राब करने से, हवा को ख़राब करने से मरते जा रहे हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, देयर वर एट वन पॉइंट डॉल्फिन्स इन गंगा रिवर, नाउ दे आर नॉट। एयर पोल्यूशन है ना, हमने देखा दिल्ली में क्या हो जाता है जब ठंड आती है, तो लोग सांस नहीं ले पा रहे, लोगों को एयरबॉर्न डिजीजेस हो रही है। जिस समय बच्चों को खेलना चाहिए और बड़ा होना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, सेहत बनानी चाहिए, उस वक्त पे क्या हो रहा है, वो इस गंदी ऑक्सीजन का में सांस ले लेके उनके लंग्स ही खराब हो जा रहे हैं। एंड दिस इज अफेक्टिंग आवर ह्यूमन रिसोर्स एज वेल ना, वी आर हैविंग वीकर जनरेशन बिकॉज ऑफ दिस। तो एयर पोल्यूशन विद स्पेशल रेफरेंस टू वेहिकुलर पॉपुलेशन, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग हैं तो उतनी ज़्यादा गाड़ियाँ भी है, तो गाड़ियों से निकलने वाला पॉल्यूशन भी बढ़ता जा रहा है। मैनेजमेंट ऑफ फ्रेश वाटर, कई सारे ऐसी सिटीज़ है जो अपने एज पे चल रही हैं कि उनके यहाँ पीने का पानी खत्म होने लग रहा है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, हमने देखा कि भाई नेचर के पास तरीका होता है हमारे पैदा किए हुए वेस्ट को एब्जॉर्ब करने का, पर हम इतना ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं कि इन्वायरमेंट ने भी हाथ खड़े कर दिए, हमसे ना हो पाएगा। आपने, आई डोंट नो इफ़ यू हैव एवर बीन टू इट, बट देन देयर इज दिस ह्यूज पहाड़ इन बिटवीन नोएडा एंड दिल्ली, वेयर उसको कचरे का पहाड़ है, एंड इट्स आप वहाँ पे लाइक इफ़ यू गो देयर यू विल रियलाइज कि यहाँ पे कचरे का, क्योंकि इतना स्मेल आता है, इतना स्ट्रॉन्ग स्मेल, प्लस लाइक उसके ऊपर हमेशा जानवर ऐसे उड़ते रहते हैं, वो चील पक्षी जो भी होता है, एंड इट्स सो वियर्ड टू वॉच कि हमारा इन दोनों सिटीज़ के बीचों बीच इतना बड़ा मतलब पहाड़ है जो सिर्फ गार्बेज है, सिर्फ कचरा इकट्ठा हो रहा है वहाँ पे। इट्स सच वियर्ड थिंग टू सी। लैंड इन इंडिया सफर्स फ्रॉम वेरिंग डिग्री। अब सबसे पहले डीप डेप्थ में बात करते हैं, हमने जो लिस्ट करी 4-5 चीज़ें, अब उस पर ईच ऑफ देम वी टॉक इन डिटेल। तो लैंड डिग्रेडेशन की बात करें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा लैंड डिग्रेडेशन ही होता है स्टेमिंग फ्रॉम अनस्टेबल यूज़। हम कुछ अनस्टेबल यूज़ मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो उसका ध्यान रखना पड़ता है। एक गाड़ी आप चला रहे हो, आप उसको अगर वो साफ़ करोगे, उसको कंपनी पे लेके जाओगे, सर्विस कराओगे तो वो अच्छे टाइम तक चलेगी, पर आप उसको बिल्कुल कभी अच्छे से साफ़ नहीं करोगे, कभी ठीक से नहीं चलाओगे, कभी सर्विसिंग नहीं कराओगे, तो एक पॉइंट के बाद वो रुक जाएगी, राइट? कुछ ना कुछ उसमें हो जाएगा। वैसे ही
लैंड यूज़ के साथ में लैंड को भी ब्रीदिंग देनी पड़ती है। जब आप उसको यूज़ करते हो उसको कुछ टाइम देना पड़ता है, कुछ रिसोर्सेज देने पड़ते हैं ताकि वो अपने आप को खुद से ठीक कर सके। पर हम उसका अनस्टेबल यूज़ कर रहे हैं, हम उसको बिल्कुल ब्रीदिंग टाइम नहीं दे रहे हैं या बिल्कुल ऐसा यूज़ कर रहे हैं जैसे कि आखिरी बार यूज़ कर रहे हैं। इनअप्रोप्रिएट मैनेजमेंट ऑफ प्रैक्टिसेस, जैसे कि क्रॉप, जैसे जब एक सबसे बड़ा जो आता है अभी रिसेंटली, अब सर्दी चालू होने वाली तो न्यूज़ में आएगा कि हरियाणा और पंजाब और इस एरिया में जब वो फसल कट जाती है तो उसके बाद जो बची हुई फसल है उसको वो जला देते हैं, ठीक है। एंड दैट ऑल्सो कॉजेज अ लॉट ऑफ स्ट्रेन, तो उससे एयर पोल्यूशन भी होता है और उनका लैंड भी खराब होता है। द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर, अब लैंड डिग्रेडेशन के लिए क्या क्या है, एक तो डिफॉरेस्टेशन सबसे पहले है ना, उसके अलावा अनसस्टेनेबल फ्यूल एंड वुड फॉडर एक्सट्रैक्शन। हमें लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है पर हम इतनी ज़्यादा लकड़ी लेके जा रहे हैं कि जो एरिया है वो एकदम खाली होते जा रहे हैं। जहाँ पे कभी किसी समय पे बहुत घने जंगल हुआ करते थे अब वो खाली हो गए। और उसके अलावा जो फॉडर एक्सट्रैक्शन होता है, फॉडर क्या होता है, जानवरों को पालने के लिए जब उन्हें खाना देते हैं उसे फॉडर कहा जाता है। तो उसके लिए जो हम इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं अपनी ज़मीन को, जानवरों को रेयर करने में, कि वो ज़मीन की वैल्यू कम करते जा रहा है, रिसोर्सेज। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, मतलब कि एक एरिया में, जैसे ये फॉरेस्ट है मान लो, ठीक है, तो पहले इधर इस एरिया को पूरा खाली किया, इस पर जंगल जला दिया और यहाँ पे कुछ सालों तक करी फार्मिंग, और फिर जब इसकी सारी वो ख़त्म हो गई वैल्यू सॉइल की तो उसको छोड़ के दूसरा एरिया जला दिया। तो हम ऐसे शिफ्ट कर करके और मतलब पूरा फॉरेस्ट खत्म करते जा रहे हैं, उसको रिप्लेनिश करने के बजाय छोड़ते जा रहे हैं। रिडक्शन ऑफ फॉरेस्ट लैंड्स, फॉरेस्ट फायर्स एंड ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग क्या होता है, जैसे जो जानवर पालते हैं, आपने देखा होगा वो अपनी गाय बकरियों को लेकर घूमते रहते हैं, राइट। तो वो घूमते हैं क्योंकि वो जो सरकार का लैंड है, पूरे मतलब फ्री लैंड है, उस पर जो भी घास वगैरह उगती है उसको चरने के लिए। ओवर ग्रेजिंग तब होता है जब आप इतनी सारी बकरियां उस पर ग्रेज करा दो कि उस पर कुछ दोबारा उगी ना पाए। तो और फॉरेस्ट फायर्स, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है वैसे क्या हो रहा है कि पत्तियां ज़्यादा सूख रही है, जल्दी सूख रही है, ज़्यादा इकट्ठा होती जा रही है और एक जगह आग लगती है, क्योंकि इतना सूखा है कि सब आग फैलती जा रही है। हमने देखा जैसे जैसे हमारा एटमॉस्फेयर ख़राब होता जा रहा है वैसे वैसे नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार आग लगती है हमारे जंगलों में वो भी बढ़ती जा रही है। उसके बाद रिडक्शन ऑफ फॉरेस्ट लैंड, डिफॉरेस्टेशन, जिसको हमने बोला है कि ऑलरेडी हम काट ही रहे हैं बहुत ज़्यादा हमारा फॉरेस्ट। नॉन अडॉप्शन ऑफ एडिक्वेट सॉइल कंजर्वेशन मेथड, सॉइल को कंजर्व करने के लिए कुछ मेजर्स लिए जाते हैं, हम उसको अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि क्रॉप में ना रोटेशन होता है कि अगर मान लो एक्स वाई जेड 3 टाइप की क्रॉप है, तो एक्स जो होगा वो कुछ मिनरल्स यूज़ करेगा, वाई होगा वो कुछ मिनरल्स यूज़ करेगा, जेड होगा वो कुछ मिनरल्स यूज़ करेगा। जब आप प्रॉपरली इनको करोगे, जब तक मान लो आपने एक्स को बोया फिर थोड़ा गैप दिया वाई को बोया, तो एक्स के लिए जो रिसोर्सेज की जरूरत थी ना वो यहाँ पे आके वापस रीजनरेट हो जाएंगे। लेकिन अगर हम ठीक से इस साइकिल को नहीं फॉलो करते हैं तो फिर क्या होता है कि सॉइल खुद से रीजनरेट नहीं हो पाती है। तो उस टाइप के जो मेजर्स हैं उनका रोटेशन जो है, क्रॉप रोटेशन, वो प्रॉपरली नहीं किया जा रहा है। इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ एग्रोकेमिकल, इनडिस्क्रिमिनेट मतलब क्या, ना इधर देखा ना उधर फूक दिया, मतलब ये सोचे बिना कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा लैंड पर, हद से ज़्यादा आपने जो है केमिकल्स यूज़ कर दिए, क्या, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, ताकि आपकी आउटपुट ज़्यादा हो सके। तो एक वो है, उससे भी लैंड खराब हो रहा है। इम्प्रॉपर प्लानिंग, ठीक से प्लानिंग नहीं करी कि भाई जितनी पॉपुलेशन है, जितनी नीड है, उसको ध्यान रखते हुए कि इतना एरिया को कल्टीवेट करना चाहिए, वो प्रॉपर प्लानिंग नहीं करी, विच कॉजेज इरिगेशन सिस्टम पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगे, इसके कारण मैनेजमेंट नहीं किया। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर, हमने देखा था कि भाई आजकल जो ये HY हम यूज़ करते हैं ना, हाई यील्डिंग सीड्स, उसमें पानी भी ज़्यादा लगता है, तो उसके लिए हम क्या और बोरिंग करवाते हैं और ज़मीन का पानी खींच खींच के उससे हम खेती करते हैं। तो पर लेकिन ज़मीन के पानी की भी तो लिमिट है ना, तो अब आपने इतना ज़्यादा उसको यूज़ कर दिया कि आपने ग्राउंड वाटर के लेवल को ही ख़त्म कर दिया। ओपन एक्सेस रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज पूरे सबके लिए ओपन है उनको किसी ने मेंटेन नहीं किया। पॉवर्टी ऑफ द एग्रीकल्चर डिपेंडेंट पीपल, देखो अगर आपके पास पैसा है, खाने के लिए है, और मैं आपको बोलूँ कि अरे आप अच्छे से रह रहे हो और आपके पास एक खेत है, आप खेती करने जा रहे हो, मैं आपको बोलूँ कि देखो आप चाहते हो ना, अच्छा रहेगा कि आप 2 बार साल में 3 बार मत करो, 2 ही बार करो खेती, क्योंकि इससे आपका ना लैंड खराब हो रहा है।
अगर आप अच्छे हो, मतलब आप रिच हो, पुअर नहीं हो, पॉवर्टी लाइन के अंदर नहीं हो, तो आप बोलोगे हाँ ठीक है कर सकते हैं, उससे भी हमारा काम चल जाएगा। लेकिन अगर कोई बहुत गरीब है तो उसको आप कैसे मना करोगे? वो तो ये बोलेगा ना कि अगर हम तीसरी फसल नहीं लगाएंगे तो हम भूखे मर जाएंगे। ठीक है, तो पॉवर्टी भी इम्पैक्ट करती है ऑन हाउ एग्रीकल्चर इज डन। बायोडाइवर्सिटी लॉस, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी मतलब कि इंसान के अलावा बाकी जो जानवर हैं जो हमारे साथ इस सुंदर धरती को शेयर करते हैं, उनका लॉस। इंडिया इज द ओनर ऑफ 2.5% ऑफ वर्ल्ड्स ज्योग्राफिकल एरिया। दुनिया का 2.5% जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो इंडिया का है। इंडिया होल्ड्स 17% ऑफ द ह्यूमंस एंड 20% ऑफ द लाइफ स्टॉक। ठीक है, दुनिया के जितने इंसान हैं उसमें से 17% जो है वो इंडिया इस लैंड में रहते हैं, और 20% लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक मतलब क्या? वो जानवर जो हम पालते हैं अपने जीने के लिए, जैसे मुर्गी, बकरी, गाय, बैल, भैंस, बफेलो, ऑल ऑफ दैट। तो ये जो है वो 20% ऑफ द वर्ल्ड का टोटल जो लाइफ स्टॉक है वो हम ओन करते हैं। अब आपको ये देखना होगा कि इन दोनों को ज़रूरत पड़ती है रिसोर्सेज की जीने के लिए। जैसे इंसानों को रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है जीने के लिए, वैसे जानवरों को भी लगती है, उतने ही पानी की, उतने ही फॉडर की, उतने ही ग्रेन्स की। इन ऑर्डर टू होल्ड लाइफ स्टॉक, किसी भी तरीके का लाइफ स्टॉक रखने के लिए ह्यूमंस इन अ कंट्री नीड्स 0.4 हेक्टर्स ऑफ द लैंड टू मीट द बेसिक नीड्स एंड इट ओनली हैज 0.8 हेक्टर्स। किसी भी देश में इंसानों को अगर उसको लाइफ स्टॉक रखना है तो उसको अपने टोटल लैंड का मतलब 0.47 हेक्टर्स ऑफ लैंड चाहिए होता है उनकी बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए। पर इंडिया में कितना है? ओनली 0.8। मतलब जितनी ज़रूरत है इस लाइफ स्टॉक को अच्छे से रखने के लिए, उससे हम बहुत कम है हमारे पास, विच मीन्स कि हम जो है लैंड उसको ओवर यूज़ कर रहे हैं, राइट। इट कॉजेज फेलिंग ऑफ फॉरेस्ट, क्योंकि अब हमारे पास वो लैंड नहीं है ताकि हम इतनी बड़ी लाइफ स्टॉक की पॉपुलेशन को रेयर कर सकें, है ना। तो उसके कारण क्या होता है, और लैंड चाहिए। तो कहाँ से आएगा और लैंड? फॉरेस्ट में से पेड़ गिरा के उस लैंड को यूज़ किया जाएगा। अब हमने देखा कि अगर फॉरेस्ट हटा दिए जाएंगे तो जो नदियाँ सॉइल लेके आ रही है वो फिर उनके साथ सी में बह जाएगा अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे। मतलब हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है तो हमें लाइफ स्टॉक ज़्यादा चाहिए, लाइफ स्टॉक ज़्यादा चाहिए तो उनको पालने के लिए ज़मीन चाहिए। अब उनको पालने के लिए ज़मीन क्योंकि हमारे पास नहीं है तो हम पेड़ काटते हैं फॉरेस्ट के पेड़ काटते हैं, तो जो सॉइल आ रही है नदियाँ लेके आ रही है वो सॉइल रुकती नहीं है, चली जाती है। सॉइल क्योंकि चली जा रही है नदियों के साथ में, तो जो हमारा फर्टाइल एरिया है, लैंड है, वो फर्टाइल नहीं रह रहा है। वो फर्टाइल नहीं रहेगा तो फिर हमें और अनाज कैसे मिलेगा जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को पालने के लिए हमें चाहिए। तो इट्स लाइक अ साइक्लिक प्रोसेस, एवरीथिंग अफेक्ट्स एवरीथिंग। एज अ रिजल्ट क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो इरोड होते जा रहे हैं एवरी ईयर, क्योंकि बिकॉज ऑफ दीज एक्टिविटीज़ जो हम कर रहे हैं जानवरों के साथ और फॉरेस्ट के साथ, उसके कारण जो क्वालिटी है सॉइल की वो खराब होती जा रही है। अब हम बात करेंगे चिपको मूवमेंट की कि क्या है ये मूवमेंट और इसका नाम ऐसे क्यों पड़ा। चिपको मूवमेंट इज एम एट प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट। लोग जाके पेड़ कटने वाले थे, तो लोग वहाँ के जो रहते थे उस एरिया में वो जाके पेड़ पे चिपक गए कि हम इसको नहीं काटने देंगे, अगर इसको काटना है तो आपको हमारी लाश के ऊपर से जाना पड़ेगा, वैसी वाली सिचुएशन। ठीक है, इन कर्नाटका अ सिमिलर मूवमेंट टुक प्लेस नोन एज चिपको विच मीन्स हग। वो चिपक के या हग करके पेड़ को खड़े हो गए। On 8 September 1983 when the felling of the trees was started, 8 सितंबर 1983 को स्टार्ट किया था। कौन से फॉरेस्ट में? तलकनी फॉरेस्ट में, सिरसी डिस्ट्रिक्ट मतलब पेड़ों का गिराना चालू करा था। तो वहाँ के जो मेन वुमेन और बच्चे हैं उन्होंने जाके वो पेड़ों को पकड़ के खड़े हो गए ताकि जो वुड कटर है वो उनको काट ना सके उन पेड़ों को। दे केप्ट द विजिल इन द फॉरेस्ट। विजिल मतलब क्या होता है? वो मतलब बेसिकली घूमते रहते थे और लोगों को काटने नहीं देते थे पेड़। तो ऐसे करके वो फॉरेस्ट पे विजिल रखते थे हर 6 हफ्ते तक। ओनली आफ्टर द फॉरेस्ट ऑफिशियल अश्योर्ड द वॉलंटियर्स, जब फॉरेस्ट के जो ऑफिशियल थे गवर्नमेंट, उन्होंने जब अश्योर किया वॉलंटियर्स को कि ये ट्री नहीं गिराए जाएंगे या साइंटिफिकली किए जाएंगे इन अकॉर्डिंग्स टू वर्किंग प्लान ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, दे डिड नॉट लीव द ट्रीज। जब तक उनको गवर्नमेंट ने ये नहीं बोला कि हम आपको आश्वासन देते हैं कि ये प्रॉपरली किया जाएगा और ऐसे अंधाधुंध नहीं काटा जाएगा, तब तक वो वहाँ से हटे नहीं।
तो दिस वॉज नोन एज चिपको मूवमेंट, ठीक है। व्हेन कमर्शियल फेलिंग मतलब क्या होता है, जब बहुत ज्यादा मात्रा में एक फॉरेस्ट लैंड को काटा जाता है टू क्लियर द लैंड फॉर कमर्शियल यूजेस, ठीक है, बाय कॉन्ट्रैक्टर डैमेज अ लार्ज नंबर ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट। उस समय क्या हुआ था, वाई डिड दे डू इट, क्यों किया उन्होंने ऐसा, क्योंकि उन्होंने नोटिस किया कि कमर्शियल फेलिंग जब हो रही थी उसके कारण आसपास के कई सारे नेचुरल फॉरेस्ट जो थे वो डैमेज हो गए थे कंप्लीटली। सो द आइडिया ऑफ हगिंग द ट्रीज गेव पीपल होप, लोगों को उन्होंने होप दी कि वो शायद फॉरेस्ट जो उनके खुद के फॉरेस्ट हैं जिस पे वो डिपेंड करते हैं, जिनको देख देख कर वो बड़े हुए हैं, उनको प्रोटेक्ट कर पाए। क्योंकि गवर्नमेंट तो बोल रही थी हाँ हमें तो चाहिए इंडस्ट्रियलाइजेशन, हमें तो चाहिए सब काटो, तो लेकिन लोगों ने बोला नहीं, जैसे हमने देखा है कितने सारे फॉरेस्ट आपने खराब कर दिए, हम अपना फॉरेस्ट खराब करने नहीं देंगे। इन द पर्टिकुलर इंसिडेंट व्हेन द फेलिंग डिसकंटिन्यूड द पीपल सेव्ड 12,000 ट्रीज, 12,000 ट्रीज को उन्होंने गिरने से रोका। विद इन मंथ्स दिस मूवमेंट स्प्रेड टू मेनी एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट। तो जैसे जैसे एक डिस्ट्रिक्ट को पता चला कि अच्छा वहाँ पे उन्होंने ऐसा किया तो पेड़ कटना रुक गया, तो ऐसे ऐसे ये बात फैलती गई और कई सारे डिस्ट्रिक्ट में ये चिपको मूवमेंट फैलता गया और कई सारे लोगों ने कई सारे फॉरेस्ट को बचा लिया गिरने से। अब बात करते हैं एयर पोल्यूशन की। इंडिया एयर पोल्यूशन इज वाइड स्प्रेड, स्पेशली अर्बन एरियाज में, क्योंकि वहाँ पे गाड़ी बहुत चलती है और गाड़ी में से सबसे ज़्यादा प्रदूषण निकलता है। तो स्पेशली आप देखोगे कि मैं मतलब आई हैव लिव्ड इन मल्टीपल सिटीज़ एंड दिस वन थिंग इज़ कॉमन इन ऑल सिटीज़। जितनी भी इंडिया की बड़ी सिटीज़ है उसमें एक चीज़ कॉमन है कि वहाँ पे रोडों पे बहुत पोल्यूशन होता है। इन अ फ्यू अदर एरियाज विच हैव अ हाईली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनमें से स्पेशली थर्मल पावर प्लांट टाइप, उनमें से भी धुआं निकलता है। जैसे फॉर एग्जांपल कई सारी इंडस्ट्रीज ऐसी होती है जिनका जो प्रोडक्ट होता है, जो बोलते हैं ना बाय प्रोडक्ट, वो गैशियस फॉर्म में होता है। तो सबसे ज़्यादा तो रोड पे रहता है, उसके बाद अगर कोई है तो वो है इंडस्ट्रियल एरिया, स्पेशली थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट क्या, वहाँ कोल को जलाया जाता है पानी को गर्म करने के लिए, तो कोल को जलाने से जो धुआं निकलता है ना, वो बहुत सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेंट होता है। तो उसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। व्हाट इज़ वेहिकुलर पोल्यूशन? Vehicle emissions are particular concern since these are ground level sources and thus have the maximum impact on the general population. क्योंकि गाड़ियां वहीं चलती है जहां लोग रहते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो पड़ता है वेहिकुलर पोल्यूशन का, मतलब जो गाड़ियों से निकले हुए धुएं का असर भी सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि वो वहीं होते हैं जहां सबसे ज़्यादा लोग होते हैं। द नंबर ऑफ व्हीकल्स हैव इंक्रीज्ड, जितना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जितना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, उतना ज़्यादा लोगों के पास एक्स्ट्रा इनकम है और वो उससे ही ज़्यादा गाड़ियाँ खरीद पा रहे हैं। ठीक है, 3 लाख थी करीबन इन 1957, उससे बढ़कर 2003 में 67 करोड़। कैन यू सी द मैनीफोल्ड इंक्रीज? ऐसा नहीं कि 3 से 10 हो गई, 10 से 20 हो गई, 67 करोड़ फ्रॉम 3 लाख। सडन इंक्रीज, सडन तो नहीं बोल सकते बट बहुत बड़ा इंक्रीज ओवर दीज फोर डिकेड्स। इन 2003 पर्सनल ट्रांसपोर्ट व्हीकल, जिसको हम पर्सनल ट्रांसपोर्ट 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर, हम ट्रकों की बसों की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 2 व्हीलर और 4 व्हीलर, वो कॉन्ट्रीब्यूटेड 80% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड व्हीकल। मतलब कि जितनी टोटल एग्जिस्ट करती है व्हीकल्स, गाड़ियां इंडिया में, उसमें से 80% वर 2 व्हीलर्स एंड 4 व्हीलर्स यूज बाय पीपल, लोगों की जो पर्सनल गाड़ियां होती है ना वो। एंड इट कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द एयर पॉल्यूशन इन 2003। और क्योंकि सबसे ज़्यादा वही है तो सबसे ज़्यादा वही पोल्यूशन में भी भागीदारी है उनकी सबसे ज़्यादा। इंडिया इज़ वन ऑफ द 10 मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज नेशंस। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हमने बात करी थी पहले भी कि देखो प्री इंडस्ट्रियल लेवल से हम कंपेयर करते हैं, राइट? क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज़ मशीनों का यूज़ करना और ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ों को बनाना, और उसके लिए आपको ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ करने होते हैं, इसलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन को हमेशा लिंक किया जाता है पॉल्यूशन से। तो इंडिया जो है दुनिया के 10 सबसे बड़े इंडस्ट्रियल देशों में से एक है। इट स्टेटस हैज बॉट इज अनवांटेड एंड अनएंटिसिपेटेड कॉन्सिक्वेंसेज। क्योंकि इंडिया टॉप 10 इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्रीज में से आता है, इसीलिए उसका एक अनवांटेड और अनएंटिसिपेटेड कॉन्सिक्वेंस भी हमें मिला है, विच इज
पॉल्यूशन, ठीक है। द CBC सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैज आइडेंटिफाइड 17 कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्रीज एज अ सिग्निफिकेंट पॉल्यूटर्स। उन्होंने 17 इंडस्ट्रीज को हाईलाइट किया है जो सबसे ज्यादा पॉल्यूट करती है। अब मैनेजमेंट ऑफ फ्रेश वाटर, तो इवन तो मतलब वो करने की कोशिश कर रहे हैं, उन इंडस्ट्रीज को हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर इंडस्ट्रियलाइजेशन पे हम बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं क्योंकि उसी से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, उसी से हमें हम आज भी हमारे देश में गरीबी है, उसको दूर करने का एक ही तरीका है टू अर्न मोर मनी एंड ऑल्सो टू क्रिएट इक्वालिटी, क्योंकि कुछ लोगों के पास बहुत पैसा है, कुछ लोगों के पास बिल्कुल नहीं है। बट इंडस्ट्रियलाइजेशन इज इम्पॉर्टेंट, पर इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक अनवांटेड साइड इफेक्ट होता है पॉल्यूशन। एंड क्योंकि इंडिया इतना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज होता जा रहा है, उतना ही ज़्यादा पॉल्यूट भी कर रहा है, और हमने देखा है पॉल्यूशन के साइड इफेक्ट्स तो क्या होते हैं, वो भी लोगों को ही नुकसान देते हैं। अब हम वाटर की बात करते हैं कि हाउ इज वाटर मैनेज्ड, फ्रेश वाटर। हमें जीने के लिए रोटी और हवा के अलावा एक जो चीज़ की ज़रूरत है जिसके बिना हम बिल्कुल नहीं जी सकते हैं, वो है फ्रेश वाटर। वाई फ्रेश वाटर? बिकॉज हम सॉल्टी वाटर नदी का, इवन दो धरती पे बहुत पानी है पर हम वो सारा नहीं पी सकते, हमें सी पानी पीने के हमारे अंदर पॉसिबिलिटी नहीं है, तो हमें फ्रेश वाटर चाहिए होता है। तो वाटर इज एन इक्वली इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो पॉल्यूशन के कारण बहुत खराब होता जा रहा है। वाटर बिकम्स पॉल्यूटेड व्हेन केमिकल्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स आर डम्प्ड। जब इंडस्ट्रीज के वेस्ट प्रोडक्ट को, जैसे सबसे ज़्यादा जो न्यूज़ में आता है टैनरीज, जहाँ पे लेदर बनता है और या फिर जीन्स बनती है, टेक्सटाइल्स बनती है, वो सबसे ज़्यादा वाटर पॉल्यूट करती है क्योंकि दे यूज़ वाटर टू क्लीन और टू add chemicals to the clothes to bring different colors and designs, right? तो और वो तो process of making leather itself is very water heavy। तो जो ये इंडस्ट्रीज है ये क्या करती है, अपना सारा पानी का वेस्ट इन्हीं नदियों में डाल देती है, तो इससे हमारे यहाँ की नदियाँ जो है उसमें केमिकल्स और दूसरी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है एंड देन इट बिकम्स पॉल्यूटेड वाटर इज प्रिंसिपल कॉज ऑफ डिजीजेस। फिर क्या होता है, अगर हम वो पानी पी लें तो उससे बीमारियां होगी जैसे कि डायरिया, हेपेटाइटिस। दस द मैनेजमेंट ऑफ फ्रेश वाटर इज एसेंशियल। अगर हम, अब ऑफ कोर्स पानी का वेस्ट वाटर है तो वो पानी में ही जाएगा, लेकिन अगर इफ़ वी अलाउ देम टू गो इनटू द वाटर एज इट इज़ बिना रोके, तो क्या होगा, वो पानी जो है नदियों में जाएगा, नदियाँ ख़राब हो जाएगी और फिर हम उसी पानी को पीने वाले हैं, ठीक है। सो दिस इज़ वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ वाटर पॉल्यूशन। To address two major environmental concerns in India, water and air and land pollution, the government has set up, जो ये तीन प्रॉब्लम्स है हमारी, एयर की, वाटर की और लैंड की, इसको एड्रेस करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को बनाई थी 1974 में। दिस वॉज फॉलोड बाय स्टेट एस्टैब्लिश देयर ओन स्टेट लेवल बोर्ड्स। पहले गवर्नमेंट ने बनाई 1974 में, सेंटर ने, और फिर उसके बाद स्टेट्स ने भी अपनी अपनी एक एक करके बोर्ड्स बनाई, जिनका मेन काम यही था कि भाई ये जो तीन प्रकार के मेन इश्यूज हैं, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड लैंड पॉल्यूशन, इस पर ध्यान दिया जाए। इन अ नटशेल इट कैन बी सेड दैट द पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स कलेक्ट, कोलेट एंड डिसिमेट टेक्निकल एंड स्टैटिस्टिकल डाटा रिलेटेड टू वाटर पॉल्यूशन। बेसिकली ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मेन काम ये होता है कि वो कलेक्ट करती है डाटा, उसको कोलेट करती है, मतलब एक साथ लेके आती है, डिसमिनेट करती है स्टैटिस्टिकल डाटा को समझने के लिए कि कितनी इंडस्ट्रीज या कौन सी इंडस्ट्रीज किस रिसोर्स को कितना पॉल्यूट कर रहे हैं। वो मॉनिटर करते हैं वाटर की क्वालिटी, उनको पता है कि एक मिनिमम इतना लेवल है कि इससे अगर पानी की क्वालिटी नीचे गिरी तो फिर बहुत परेशानी होगी, तो वो मॉनिटर करते हैं कि वो पानी की क्वालिटी इन 125 रिवर्स में, वेल, लेक्स, पॉन्ड्स, टैंक्स, ड्रेन्स, कैनाल्स में, इनमें जो वाटर है उसकी पॉल्यूशन की कैपेसिटी, मतलब क्वांटिटी कितनी है और उसकी मिनिमम कितनी होनी चाहिए, उसको मॉनिटर करते हैं थ्रू आउट द ईयर ऑल ओवर द कंट्री। स्टेट बोर्ड्स थ्रू देयर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस पीरियडिकली इंस्पेक्ट एवरी इंडस्ट्रीज। तो एक काम जो ये बोर्ड्स करती हैं, जो कि स्टेट बोर्ड्स है, एक तो नेशनल पे है, लेवल पे है, और जो स्टेट से बनाई है, स्टेट बोर्ड्स का काम होता है कि वो अपने डिस्ट्रिक्ट में जो समय समय पर पीरियडिकली इंडस्ट्रीज को इंस्पेक्ट करने जाते हैं कि भाई वो अपने जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं या नहीं। अगर वो जैसे कोई एयर
साइड प्रोडक्ट निकल रहा है या वाटर कोई बाय प्रोडक्ट निकल रहा है किसी इंडस्ट्री से, तो वो पीरियोडिकली जाके चेक करते हैं कि भाई जो आप उसको ट्रीटमेंट दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो पानी में डालने से पहले, या हवा को रिलीज करने से पहले गैसेस को उसको ट्रीट कर रहे हो कि नहीं, ताकि वो पॉल्यूशन और ना बढ़ाए। तो प्रोवाइडेड टू ट्रीट एफ्लुएंट एंड गैशियस एमिशन, ठीक है, मेजर करते हैं सब टाइप के पानी भी और एयर भी। मीनिंग, फीचर, नीड्स एंड स्ट्रेटजीज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैंने आपको बताया था क्या होता है। हम बहुत सिंपल तरीके में अंडरस्टैंड करना सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज, अगर आप किसी चीज़ को संयम से यूज़ करेंगे, अच्छे से यूज़ करेंगे, अच्छे से रखेंगे, उसका ख्याल रखेंगे, तो वो लंबे समय तक चलेगी। अगर आप उसका ख्याल नहीं करेंगे तो वो लंबे समय तक नहीं चलेगी। वैसा ही कुछ हालत, उसी को जब हम इन्वायरमेंट लेवल पे बात करते हैं तो उसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। एक इस तरीके का डेवलपमेंट जिससे हम इतना ना नाश करें नेचर का कि फिर हम जिंदगी ही सस्टेन न कर पाए अर्थ पर। तो अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन बी डिफाइंड एज डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी, कुछ इस तरीके का डेवलपमेंट, कुछ इस तरीके का विकास जो कि हमारी जो नीड है उसको मीट करता हो विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द फ्यूचर। मतलब ऐसा ना हो कि हम आज के हमारी जो पॉपुलेशन है उसकी नीड को पूरा करने के लिए भविष्य में आने वाली जो हमारी इंसान की जनरेशन है उससे हम छीन रहे हैं। अगर हम अपना जो रिसोर्सेज है उसको ख़त्म करते जाएंगे तो हमारे फ्यूचर जो आएगी वो कहाँ जाएगी, वो किस पे रहेगी। अगर इसी तरीके से हम डिफॉरेस्टेशन और पॉल्यूशन करते रहे तो देन द अर्थ विल फ्लिप एंड वन डे देयर विल बी नो लाइफ। तो कैसे डिफाइन करती है यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट को? ये ऐसा डेवलपमेंट स्ट्रेटजी जिससे कि जो करंट लोग हैं इस दुनिया पर उनकी नीड पूरी हो, लेकिन फ्यूचर के लोगों की नीड को कॉम्प्रोमाइज ना करा जाए, ठीक है, उसे दे कॉल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एडवर्ड बार्बियर, a renowned personality, had also given definition of sustainable। एक और definition इन्होंने दी है, his name is Edward Barbier। Sustainable development is one which directly concerned with increasing the material standard of living of the poor at the root level। Basically वो क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, जब भी हम कुछ नई चीज़ करते हैं, कोई नया चीज़ इजाद होती है या कोई भी इंडस्ट्रियलाइजेशन किसी भी प्रकार का होता है, उसका डायरेक्ट बेनिफिट किसको पड़ता है? अमीर लोगों को। गरीब लोगों को उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। तो अमीर लोग अपनी ग्रीड में और ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश करते हैं और गरीब लोगों को उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो एडवर्ड बार्बर ने क्या किया है, इकोलॉजिकल इश्यूज़ को सोशल इश्यूज़ से जोड़ दिया है। तो क्या बोल रहे हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हमें इस तरीके से देखना चाहिए कि जो मटेरियल स्टैंडर्ड होता है ना, मटेरियल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब जो चीज़ें गरीब लोगों को मिलती है, जैसे चीज़ें जो फ्री है, जैसे पीने का पानी, हवा, रहने की जगह, ये धरती की जो ऐसी चीज़ें हैं मटेरियल जो कि हमारे लिए पुअर लोगों के लिए अवेलेबल है, हम सब के लिए, मतलब हमारे लिए एज इन नॉट मी, एज इन हम सब के लिए जो अवेलेबल है उसकी स्टैंडर्ड अच्छा हो, है ना। और रूट लेवल पर जो गरीब लोग हैं उनको, क्योंकि उनके बारे में कोई नहीं सोचता। देखो रोड पे कौन रहता है? रोड पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहता है। एंड हु लिव्स ऑन द रोड? हम सब तो अपने घरों में रहते हैं गेट बंद करके, राइट। रोड पे रहते हैं वो लोग जिनका घर नहीं होता। तो द आइडिया, इन्होंने इसको कैसे डिफाइन किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, कि भाई डेवलपमेंट ऐसा हो कि जो गरीब लोग हैं उनको जो चीज़ें मिलनी चाहिए, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलना चाहिए, वो सबसे अच्छा हो। इन स्पेसिफिक टर्म्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट एम्स टू डिक्रीजिंग पॉवर्टी, है ना, एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो होती है ना, जहाँ लोग जिनको खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलता है, उसको रिड्यूस करें, लाइवलीहुड को सिक्योर करें, और रिसोर्स का डिप्लीशन जो हो रहा है और एनवायरमेंट डिग्रेडेशन जो हो रहा है, इंक्लूडिंग कल्चरल डिसरप्शन एंड सोशल इंस्टेबिलिटी। मतलब कि वो बोल रहा है कि सिर्फ ध्यान इन्वायरमेंट पे मत दो, आप इन्वायरमेंट को अपने सोशल, क्योंकि इन्वायरमेंट के कारण ही सोशल इश्यूज होते हैं। क्योंकि आखिरी में जब भी नदी खराब होती है या नदी पॉल्यूट होती है, हवा पॉल्यूट होती है, तो उससे मरता कौन है? अमीर लोग नहीं मरते कभी, हमेशा गरीब लोग ही मरते, क्योंकि उन्हीं के पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं उनसे डील करने के लिए। अगर आज किसी अमीर इंसान के बच्चे को अस्थमा होता है तो वो उसका इलाज करा सकता है, लेकिन एक गरीब जो इंसान है वो अपने बच्चे को क्या करेगा? कहीं नहीं भेज सकता, उसको कमाने के लिए दिल्ली में रहना ही है। फिर अगर उसके बच्चे को अस्थमा हो रहा है तो वो कुछ नहीं कर सकता।
ठीक है। तो वो कहने की कोशिश बेसिकली ये कर रहे हैं कि अगर हमारा जो स्पेसिफिक गोल होना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर वो ये होना चाहिए कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो है वो खत्म हो, और उसके अलावा हम रिसोर्सेज का जो डिसरप्शन है कि जो हम रिसोर्सेज को बीच में मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ करके ख़त्म कर दे रहे हैं वो कम हो, मिनिमाइज हो। उसके अलावा इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन कम हो, हम इन्वायरमेंट का नाश कम करें, पर उसके साथ साथ जो उसके कारण कल्चरल डिसरप्शन होता है, जो सोशल इनेबिलिटी होती है, जो लोगों को अफेक्ट करता है, उसका भी ध्यान रखा जाए। द बर्डलैंड कमीशन एम्फसाइजेस ऑन प्रोटेक्टिंग द फ्यूचर जनरेशन। एक तरीके से दोनों ही डेफिनेशन बात तो सेम चीज़ की कर रही है, पर वो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से दे रही है। क्योंकि अब ये वाली कमीशन जो होती है ना, वो इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन को, पॉल्यूशन को ना फ्यूचर जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखती है कि क्या हम तो चले जाएंगे आज से 50 साल बाद, 100 साल बाद, जो हमारे बाद जनरेशन आएगी उसे हम क्या देके जा रहे हैं। क्योंकि जो हमारे पास है अभी, ये हमें अपने एंसेस्टर्स से मिला, अगर वो हमें खराब करके देते तो फिर हम नहीं जी पाते। तो एक होता है ना कि हमें जैसा मिला है हमें वैसा ही उसे पास करना चाहिए टू आवर फ्यूचर जनरेशन। द मोरल ऑब्लिगेशन, मोरल जो ऑब्लिगेशन है टू हैंड ओवर द प्लैनेट अर्थ टू गुड ऑर्डर टू फ्यूचर जनरेशन, है ना। हमारी एक ऑब्लिगेशन है कि हमें जीने के लिए ये अर्थ मिली थी जिस तरीके से, हमें उसी तरीके से इस अर्थ को अपने फ्यूचर जनरेशन को देने की हमारी ड्यूटी है, मोरल ड्यूटी। तो फीचर्स क्या होते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के? राइज इन रियल पर कैपिटा इनकम, जैसे कि हमने देखा कि लोगों की पर कैपिटा इनकम में, रियल पर कैपिटा इनकम में राइज होना चाहिए। इकोनॉमिक वेलफेयर होना चाहिए, मतलब कि लोगों को वो चीज़ें मिले जो उनके जीने के लिए ज़रूरी है, सबको, है ना। उसके अलावा रैशनल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब कि सोच समझ के इस्तेमाल करे पानी का, वेस्ट ना करे उसको। नो रिडक्शन इन एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन मीट देयर ओन नीड्स, ऐसा कुछ हमें नहीं करना चाहिए जिसके कारण आगे वाली जनरेशन को अपनी नीड, जो भी उनकी ज़रूरी का, जो भी उनको अपनी ज़रूरतें हैं, बेसिक नीड्स, वो पूरी करने में प्रॉब्लम ना हो। ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। चेक ऑन पॉल्यूशन, कि हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम पॉल्यूशन पर ध्यान रखें, इतना ना पॉल्यूट करें कि हमारा खुद का ही जीवन हम इस धरती पर खराब कर दें। कैसे करना है? अब हाउ टू डू, ये सब तो करना है, ठीक है, पर कैसे? तो अकॉर्डिंग टू हरमन डिले, लीडिंग एनवायरमेंटल इकोनॉमिस्ट, द मेन नीड ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट आर लिमिटिंग ह्यूमन पॉपुलेशन। ये जो बंदा है ना, हरमन दले, ये एक इन्वायरमेंटल इकोनॉमिस्ट है और इसने कुछ मेन 5 पॉइंट्स दिए हैं कि हम कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं। सबसे पहला उसने बोला कि हमें अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल करनी है, हम बहुत ज़्यादा हो गए हैं, है ना इंसान, क्योंकि जितने ज़्यादा इंसान होंगे उतनी ज़्यादा नीड होगी, उतनी ज़्यादा फिर हमें नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ करने पड़ेंगे। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, भाई जैसे कि आपको पता है कि अगर जैसे हमें पता है कि भाई ये फॉसिल फ्यूल कम है, ठीक है, तो हमें पता है कि हम उस पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते, तो दूसरे तरीके निकालो ना जीने के, कार चलाने के लिए, इसीलिए इलेक्ट्रिक आ रहा है। अब हमारे पास जैसे जो चीज़ें हमारे पास हैं, जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जैसे सूरज हो गया, समुद्र हो गया, ये सब रिन्यूएबल रिसोर्सेज है ना, इनके कभी ख़त्म नहीं होंगे, तो इनका इस्तेमाल किया जाए ताकि हमें रिसोर्स डिप्लीशन की प्रॉब्लम ना हो। रिन्यूएबल रिसोर्सेज शुड बी एक्सट्रैक्टेड, है ना। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे हमारी डिपेंडेंस कम करो, जो ऐसे रिसोर्सेज हैं जो ख़त्म हो रहे हैं उस पर हमारी डिपेंडेंस कम हो, तो उससे क्या होगा कि वो बचे रहेंगे। क्या हम आजकल देखो समुद्र में से मछलियाँ ख़त्म करते जा रहे हैं, पीने का पानी ख़त्म करते जा रहे हैं, फॉरेस्ट ख़त्म करते जाते हैं, बायोडाइवर्सिटी ख़त्म करते जा रहे हैं। हमने एक बात करी थी कि हमारा इन्वायरमेंट सिर्फ हमें रिसोर्सेज नहीं देता, एस्थेटिकली भी वो जो है हमें जीने का एक रीज़न देता है। तो अगर हम सारे फॉरेस्ट काटते जाएंगे, सारे जानवर मरते जाएंगे, तो हम इस धरती को एस्थेटिकली भी खराब कर रहे हैं, तो एक वो भी है। उसके अलावा इनएफिशिएंसीज अराइजिंग फ्रॉम पॉल्यूशन शुड बी करेक्टेड। पॉल्यूशन के होने से जो इनएफिशिएंसी हो रही है, जो मतलब कि जिस भी कारण से पॉल्यूशन हमें डिसरप्ट कर रहा है हमारी ज़िंदगी को, उसे हमें रोकना चाहिए सबसे पहले। कैसे करेंगे और स्ट्रेटजीज क्या हो सकती है इसको करने के लिए? यूज ऑफ नॉन कंजर्वेटिव रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज, कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जो कि जो आज तक हम करते आए हैं उससे अलग, ठीक है। उस रिसोर्स जैसे आज तक हम क्या करते हैं, थर्मल पावर प्लांट यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, राइट, कोल जलाते हैं, पानी हिलाते हैं, उसकी जगह हाइड्रो पावर प्लांट पे मूव हो, उसकी जगह सोलर पे यूज़ हो, इंस्टेड ऑफ यूजिंग
फॉसिल फ्यूल, वी शुड यूज गोबर गैस, LPG, CNG यूज़ किया जाए क्योंकि उससे जो कारों का पॉल्यूशन है वो कम होगा। विंड पावर का, सोलर पावर का इस्तेमाल किया जाए। बायो कंपोस्टिंग की जाए, मतलब क्या, कचरा जो सेग्रीगेशन आजकल बहुत चल रहा है ना, आपने देखा होगा इंडिया में भी स्वच्छ भारत मूवमेंट जो है वो ये इसी चीज़ पे बात कर रहा है कि हम अपने नॉन डिग्रेडेबल और डिग्रेडेबल कचरे को अलग करें, गीला और सूखा कचरा। तो जो होगा, क्या होता है, अभी गीला और सूखा कचरा मिल जाता है ना, तो उसको सेग्रीगेट करना बहुत मुश्किल होता है, और कहीं सारा हमारा जो सॉलिड कचरा है जैसे प्लास्टिक, वो इतनी जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो अगर हम इन कचरों को अलग अलग करेंगे ना, तो जो बायो वेस्ट है ना, हमारे खाने से जो वेस्ट आता है, उसको हम फिर यूज़ कर सकते हैं केस करने के लिए। उससे हम खाद प्रोड्यूस कर सकते हैं और उससे हम अपनी सॉइल की मिनरल की वैल्यू बढ़ा सकते हैं, राइट। नेचुरल खाद जिसको बोलते हैं, ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस। देखो क्या होता है ना, हमारी जो पुरानी समाज था हमारा, ठीक है, वो लोग समझते थे इस बात को कि हमें नेचर को प्यार से यूज़ करना चाहिए। तो हमारी जो ये नई रिसोर्स, नई जनरेशन है ना, ये इन चीज़ों को नहीं समझ पा रही, और वो कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करने की कोशिश करी, जैसे ये कल्चर ना, फास्ट ड्राइविंग कार कल्चर, या फिर यूजिंग जेट, दीज थिंग्स। पहले के ज़माने में ना भाईचारा टाइप होता था कि लोग जितनी ज़रूरत होती थी उतना इस्तेमाल करते थे, दिखावा नहीं करते थे। तो उन ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को, उनको लेके आए वापस, जिससे कि हम एक सस्टेनेबल ज़िंदगी जी सकें। तो नाउ व्हाट शुड बी डन, करना क्या चाहिए हमारे इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए। फॉलोइंग आर द रिक्वायर्ड मेजर्स दैट शुड बी टेकन टू सेव द एनवायरमेंट। क्या चीज़ें हम कर सकते हैं अपने इस इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। सबसे पहले तो सोशल अवेयरनेस, कि लोगों को पता हो कि हमें ये सब नहीं, क्या एक्शंस हमें नहीं लेने चाहिए, क्या चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। भाई पानी वेस्ट मत करो, प्लास्टिक का इस्तेमाल मत करो, कचरे को सेग्रीगेट करो। दी सोशल अवेयरनेस लोगों को बताना, जागरूकता लाना ज़रूरी है, ताकि हम जो मिसयूज़ है वो कम कर सकें, पॉल्यूशन कम हो उससे। पॉपुलेशन कंट्रोल, देखो एक किसी भी गवर्नमेंट को इन इकोनॉमिक्स पे स्पेशली ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट का धर्म है, काम है कि वो अपनी पब्लिक को वो सब चीज़ें प्रोवाइड करे जो जीने के लिए ज़रूरी है। तो अगर जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज़्यादा नीड होगी, तो फिर द गवर्नमेंट विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू अप्लाई, जो हम बोल रहे हैं इन्वायरमेंट बचाने के लिए जो चीज़ें करनी, वो करने में दिक्कत आएगी अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। तो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव टू डू इज टू कंट्रोल द पॉपुलेशन। इन्फॉर्मेंस ऑफ इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट, बेसिकली ये कुछ जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, कुछ कुछ लॉज आते जा रहे हैं, ये एक्ट्स आते जा रहे हैं जो कि काम करते हैं हमारे इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, कि भाई ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा पोल्यूट कर रही है। जैसे हमने देखा है कि उन्होंने 17 इंडस्ट्रीज लिस्ट करी है कि जो सबसे ज़्यादा पोल्यूट करती है। तो एक्ट पास होते हैं जिससे कि भाई या तो उन इंडस्ट्रीज़ को कैसे हम उनका पोल्यूशन कम कर सकते हैं, या उनका कुछ अल्टरनेटिव निकाल सकते हैं। तो गवर्नमेंट जो लॉज लाती है टू सेव द इन्वायरमेंट, उसको उसके ऊपर एक्ट किया जाए, उसको पास किया जाए, एंड टू कंट्रोल, मतलब जो डिटेरियोरेटिंग क्वालिटी है इन्वायरमेंट, जो कि हम अपने फ्यूचर जनरेशन को देने वाले हैं, उसको हम संभाल के रखें। इसके लिए जो भी लॉ की ज़रूरत है, तो भी लीगल एक्शंस की ज़रूरत है, वो किए जाएं। एफॉरेस्टेशन कैंपेन है ना, डिफॉरेस्टेशन का उल्टा, मतलब कि जहां अब पेड़ तो कट गए, वापस तो वो नहीं आ सकते, लेकिन हम अपनी तरफ से और जो एरियाज में हैं, जैसे काटना भी ज़रूरी है क्योंकि हमें लकड़ी चाहिए, तो कटने के बाद उनको रीप्लेनिश भी तो करना ज़रूरी है। तो एफॉरेस्टेशन कैंपेन लगाएं। इसलिए आपने देखा होगा आजकल कोई भी अगर पॉलिटिकल या फिर कोई भी स्कूल कुछ करता है, तो वो ऐसे पेड़ लगाओ, पौधे लगाओ टाइप एक एक्शन करता है। जैसे हमारे स्कूल में, जब मैं स्कूल में पढ़ रही थी, एवरी ईयर इंडिपेंडेंस डे पे हम सारे बच्चे स्कूल से थोड़ा दूर एक गांव में जाके वहाँ पे पौधे लगाते थे। तो इट्स बिकम लाइक अ कन्नोटेशन कि पौधा लगाना अच्छी बात है। एंड कई सारे लोग इसमें और भी काम करते हैं, कई सारे ऐसे एरिया हैं जो अब बंजर हो गए, तो वहाँ पे मेकिंग श्योर कि नेचुरली फॉरेस्ट उग सके। उसके बाद वाटर मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर पानी ख़त्म हो गया तो अब बोलते हैं ना, जैसे कि नेक्स्ट वॉर, पीपल से द नेक्स्ट वॉर विल हैपन ऑन वाटर, है ना, क्योंकि पानी इतना कम हो गया है कि हमारे जीने के लिए वो इतना इंपॉर्टेंट है कि लोग लड़ने वाले हैं। इवन इंडिया में ही देख लो, कितनी सारी स्टेट्स हैं जो किसी नदी का पानी शेयर करती है, तो उनके बीच में झगड़े चल रहे हैं बिकॉज ऑफ इट, देशों के बीच में झगड़े चल रहे हैं। तो वाटर मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ड्रिंकिंग वाटर नहीं होगा तो फिर
बेसिक लोगों की नीड पूरी नहीं होगी तो हम क्या ही देंगे फ्यूचर जनरेशन को फिर, अगर हमारी ही नहीं हो रही है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, हम जितना कचरा निकाल रहे हैं, जितना हम वेस्ट निकाल रहे हैं, उतना वर्ल्ड ये इन्वायरमेंट तो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा। तो इसके लिए हमें अपने ही वेस्ट को मेंटेन करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा कि कैसे हम वेस्ट कम करें और कैसे हम इन्वायरमेंट की मदद करें इस वेस्ट को जो है ट्रीट करने में। कि भाई अगर आपके इंडस्ट्री है और उससे कोई पर्टिकुलर सॉलिड वेस्ट निकलता है तो उसको कैसे हेल्प किया जाए कि वो इजीली डिकम्पोज हो जाए, अल्टरनेटिव्स निकाले जाएं एंड सो ऑन। द होल reason why we study about environment and sustainable development in economics is because कई बार हम जब बेसिक इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट कि कैसे वी कैन मेक लाइफ बेटर, हम हमारी लाइफ इस वक्त कैसे अच्छी बना सकते हैं। पर इस वक्त अपनी लाइफ अच्छी बनाने के चक्कर में हम ये भूल जाते हैं कि आगे भी जिंदगी को चलना है, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट जस्ट अस एंड दिस जनरेशन, वी हैव सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम इन रिसोर्सेज को अपने आने वाली जनरेशन को भी पास कर सकें। तो और ऐसा कोई चेंज ना लाएं इस धरती पर जिसको हम वापस ठीक ना कर पाएं, है ना। तो इसीलिए आप देखोगे साइंस सब्जेक्ट में बात करो या फिर आप सोशल साइंसेज में बात करो या इकोनॉमिक्स में बात करो या पॉलिटिकल साइंस में बात करो, इन सभी सब्जेक्ट में हमेशा एनवायरनमेंट की सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होती है। क्योंकि ये सिर्फ इकोनॉमिकली ज़रूरी नहीं है, साइंस से मतलब हमारे जीने के लिए भी ज़रूरी है, पॉलिटिकली ऑल्सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इकोनॉमिकली ऑल्सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। इट्स एन इशू दैट गोज थ्रू एवरी सेक्टर। ऐसा कोई इंसान का सेक्शन नहीं है हमारे जीने का जिस पे इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। इसीलिए हम इस टॉपिक को ऑलमोस्ट हर जगह पढ़ते हैं और इसीलिए ये यूपीएससी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इन्वायरमेंट के जो डिग्रेडेशन के इम्पैक्ट है वो हर साल हम देख रहे हैं। हर साल स्टॉर्म्स बढ़ती जा रही है, उसके अलावा कई सारे लीगल एक्शंस भी लिए जाते हैं, तो वो भी इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। So this is all that we are going to study today. I hope this lecture was exciting and interesting for you. If you have any questions, please write in the comments. Have a nice day. Bye bye.